अस्सलामुअलैकुम। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक खूबसूरत नॉवल ख्वाबनाक हकीकत। लंदन एयरपोर्ट पे उसका पहला कदम और नई फिजा की हल्की हल्की खुशगवार हवा का उसे छूना भी उसके चेहरे की उदासी दूर न कर सका। जिस नई जहां को उसने खुद को मुल्क बदर करने के बाद चुना था वो उसे खुशामदीद कह रहा था, लेकिन उसकी यहाँ आमद कितनी खुश आइंदा होती है या नहीं होती, वो अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी कि ना वो अपनी यहाँ आमद पर खुश थी और ना ही कोई उसकी दीद पर। खुशी जैसे उसके लिए दुनिया की सबसे बेईमानी, सबसे सानवी और सबसे नापायदार चीज थी। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन अब इस एयरपोर्ट से निकल के उसे कहाँ जाना है वो नहीं जानती थी। उसकी गंदुमी रंगत, काली आंखें और गहरे भूरे बाल उसे उसके इर्द गिर्द चलते फिरते रंगीन आंखों और सुनहरे बालों वाले गोरों से वाज़े तौर पर अलग दिखा रहे थे। इस नई जमीन पे कदम रखते ही एक बार तो उसके दिल की धड़कन रुक ही गई थी। क्या उसने सही किया था? पर अब ये हो चुका था। उसने ऐसा करने में भी तो सालों गवा दिए थे, यही सोच सोच कर कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। और अब जब वो ऐसा कर चुकी थी तो इसे इतना यकीन था कि ये कोई एक दिन का जज्बाती फैसला नहीं था। बहुत सालों की सोच विचार के बाद वो अपनी बेड़ियां तोड़ने की हिम्मत जुटा पाई थी। और फिर था ही क्या उसके पास खोने को? ना उसे तहफ्फुज़ फराहम करने वाले खोखले रिश्ते, ना मतलबी दोस्त, ना उसकी सरपरस्ती का जिम्मेदार साहिबान। कोहरे की ठंड से सहरा की धूप तक का सफर उसने तन्हा ही काटा था। सब नाम निहाद रिश्तों के होते हुए यतीमों की सी जिंदगी, उनके बीच रहते हुए भी तन्हा ही रहना था, तो फिर अकेले क्यों नहीं? इसलिए ना अब उसे किसी के बारे में सोचना था, ना उनकी दुनिया में रहना था। जब जिंदगी हराम हो जाए तो खुदकुशी हलाल हो जाती है, ये उसकी जाती सोच थी। पर खुदा के बनाए आईने जिंदगी में खुदकशी हराम ही कहलाती है, और फिर अपनी जाती राय का कोई भी जवाज आपकी हराम मौत को हलाल मौत नहीं ठहरा सकता। सो उसने खुद को हराम मौत के हवाले करने से पहले एक आखिरी बार खुद को अपनी हराम हो चुकी जिंदगी के हवाले करने की ठानी। वो जिंदा रह सकती है अगर वो उन लोगों की शक्लें ना देख सके जिन पे उसके लिए हकारत और उसका बोझ ढोने के एहसान का तफाखुर उनके चेहरे का मुस्तकिल जाविया बन चुका है, जहां वो अपनी शख्सियत खोकर महज खुद से जुड़े जबरदस्ती के रिश्तों को निभाने की अदाकारी करते करते थक चुकी है, जहां वो बीवी, बहन और बेटी के नाम पर अपने बोझ को ढोने के लिए दूसरों पर मुनहसर है, और उसे खुद मुख्तार होने का भी हक हासिल नहीं कि मर्द की बालादस्ती से मुज़य्यन मुआशरे में किसी औरत को अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत और मर्जी के लिए खुद के ताबे रखने में बहुत से मर्दों की शान है, और वो इसी शान के इवज अपनी नाम निहाद मर्दानगी को ताउम्र सींचते रहते हैं। दुनिया के सभी मर्दों के बारे में वो ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी में सरपरस्त बन के आए सभी मर्द ऐसे ही निकले। जबकि सरपरस्त मर्द की शान तो औरत को इज्जत, तहफ्फुज़, एतबार और मोहब्बत देने में होनी चाहिए, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। वो सब करके देख चुकी थी, हर हरबा, हर तरीका, हर अंदाज, नरमी, गुस्सा, दरख्वास्त, एहतजाज, लेकिन उसकी मलिया मेट होती जात और बीमार होती रूह को निजात देना उसके सरपरस्तों को किसी सूरत कबूल न था। और फिर उसने इस हराम जिंदगी और हराम मौत के फलसफे पे बहुत गौर किया, और फिर नतीजा यही निकला कि हराम मौत के हवाले करने से बेहतर खुद को हराम हो चुकी जिंदगी के हवाले ही रखे, और अब जरा जिंदगी से बात करके देखे कि आया वो इसके खातों में भरे नुकसानात को किसी नफे से बैलेंस करती है या नहीं, क्योंकि जिंदगी की तरफ उसका बहुत हिसाब बाकी था। अब अगर जीने का फैसला किया ही है तो जिंदगी जैसे दुश्मन से लड़ना ही आखिरी ऑप्शन बचता था। लोग मौत से भागते हैं, मौत से डरते हैं, मौत से लड़ते हैं, और एक वो है जो जिंदगी से भागती थी, जिंदगी से डरती थी, लेकिन जिंदगी से लड़ने की उसने पहली बार ठानी थी। जैसे मौत से लड़ना आसान नहीं, वैसे ही जिंदगी से लड़ना भी आसान नहीं। दोनों ही काम बहुत बहादुरी के हैं। मौत से आंखें मिलाने वाले और जिंदगी के आगे डट जाने वाले दोनों ही तरह के लोग सिपाही हैं, गाजी नहीं तो शहीद सही। ऐसी जंगों में तीसरा कोई मुकाम नहीं होता। मौत तो उसे मुंह ही नहीं लगाती थी। वो जब जब मौत के पास गई उसे मौत ने वापस लाके जिंदगी के आगे पटक दिया, और जिंदगी उसे मजलूम बांदी बना के मौशरती बेड़ियों में चकड़े घसीटती हुई किसी जालिम हुक्मरान की तरह आगे बढ़ती रही। और ये बात उसे कई सालों की कैद में अपनी इज्जत नफ्स, अपनी जात, अपना वजूद खोने के बाद समझ में आई कि अगर अपने हाथों से अपनाई मौत हराम है तो दूसरों के हाथों बर्बाद होती जिंदगी भी तो हराम है। मौत हलाल होनी चाहिए तो जिंदगी भी तो हलाल होनी चाहिए। अगर जिंदगी तुम्हारे साथ जालिम हो जाए तो तुम उसके सामने डट जाओ, ना कि उसके हाथों उसके हिसाब से रहने की सजा भुगतो। सजा और जजा पे बस खुदा का ही इख्तियार रहने दो। जिंदगी जीनी है तो आजाद रह के जियो, माशरती बेड़ियों में कैद होके काटो नहीं। और अपने इसी सारे थीसिस का निचोड़ उसका अपने लिए किया गया यहाँ आने का फैसला था। यहाँ वो किसी को नहीं जानती थी, ना कोई उसे जानता था,
जैसे एक बच्चा जब दुनिया में पहली बार आंख खोलता है, उसकी आंखें सब देखती हैं, कान सब सुनते हैं, लेकिन वो कुछ भी सोचने समझने से कासिर होता है। इस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत भी किसी नामौलूद बच्चे से मुख्तलिफ नहीं थी। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पब्लिक एरिया में निकल आई थी, मगर अब कहाँ जाना है वो नहीं जानती थी। अभी तो वो अपने देश से निकलकर एक नए देश में चले आने की अपनी हिम्मत पे यकीन नहीं कर पा रही थी। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था। पता नहीं ये हकीकत थी या जो वो पिछले 35 सालों से जीती आ रही थी वो हकीकत थी। अपना माजी उसे ड्रोने ख्वाब जैसा धुंधला लग रहा था। माजी की तलखियों के असरात अभी उसके जिस्म और रूह से जुदा होने को तैयार नहीं थे। चेहरे से वो बरसों की बीमार दिखाई देती थी। जिस्म जैसे बेजान सा था और रूह उस बीमार और नातवा जिस्म की कैद से आज़ाद होने के लिए हर वक्त बेचैन रहती थी। अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एयरपोर्ट से निकलकर बाहर कोई ठिकाना ढूंढती। 12-13 घंटे की फ्लाइट, माजी के नाइटमेयर से आंखें खुलने के फौरन बाद की ताज़ा तरीन दिमागी हालत और एक अनजान अजनबी देश में पहली बार सांसें लेता बेतरतीब धड़कता दिल, वो बहुत थक चुकी थी। उसने सब कुछ झटक के अपना सामान वाला बैग एक दीवार के साथ लगाया और अपना हैंड कैरी बाजुओं में थाम कर सो गई। और फिर पूरी रात और आधा दिन वो सोती ही रही। पब्लिक एरिया का रश और फ्लाइट अराइवल और डिपार्चर के औकात में उमड़ता लोगों का सैलाब भी उसकी नींद में खलल न डाल सका। एक वो वक्त था जब वो अपने नर्म बिस्तर में सोते हुए हल्के से खुलते और बंद होते दरवाजों की आवाज से भी डिस्टर्ब हो जाया करती थी और उसकी निहायत कच्ची नींद हल्की सी आहट पे भी खुल जाती थी। और आज जमीन की सख्ती और हजारों लोगों के हजूम में भी वो गहरी नींद सोती रही। फिक्रों से दिमाग भरा पड़ा हो तो वो आंखों में भी गहरी नींद उतरने नहीं देता, और जब हर फिक्र से आजाद हो जाए तो शायद इसी तरह बेसुध हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड 3 रातों से मुसलसल उसे पब्लिक एरिया के एक कोने में दीवार के साथ सोते देख रहा था। पहले 2 दिन तो उसने सोचा कि या तो इसकी फ्लाइट मिस हो गई है या वो यहाँ किसी का इंतजार कर रही है, इसीलिए एयरपोर्ट पर ही सो जाती है। लेकिन चौथी रात उससे रहा नहीं गया। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को उसकी रिपोर्ट कर दी। सिक्योरिटी ऑफिस तलब किए जाने पर वो हैरान नहीं हुई। पासपोर्ट पर उसका नाम पढ़ते हुए उसने अंग्रेजी में उसे मुखातिब किया। मिस अमल, यही तलफ़ुज़ है ना? उसने एक नज़र उठा के हाँ में सर हिलाती अमल को देखा और फिर से उसके पासपोर्ट पे नजरें गाड़ के अपना सवाल मुकम्मल करने लगा। बकौल आपके ना तो आपको अगली किसी फ्लाइट का इंतजार है, ना किसी दोस्त या रिश्तेदार का आपको यहाँ से पिक करने का, तो फिर आप 4 रातों से यहाँ क्यों पड़ी हैं? वो उसकी मासूम और दुनिया से बेजार सूरत देखकर नरमी बरत रहा था, वरना वो अमूमन इतने शाइस्ता अंदाज से बात करने का आदी ना था। अपने 20 साल के कैरियर में उसने बेशुमार धोखेबाज, मुजरिम, शातिर और चलाक लोग देखे थे जो पकड़े जाने पर भरपूर मासूमियत और अदाकारी का मुजाहरा करते थे, और वो उन सबसे निमटना अच्छी तरह जानता था। लेकिन इस लड़की के चेहरे की मासूमियत बनावटी नहीं, बहुत असली और बेनियाज सी थी। वो शायद खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी उदास आंखों और बिना तासुरात के चेहरे पे कितनी शफाफियत थी। क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, उसने भी अंग्रेजी में जवाब दिया। तो क्या आप जानती नहीं थी कि यहाँ आकर आपको कोई ठिकाना तो ढूंढना ही होगा? विजिट वीजा है, आप कहें तो आपके लिए किसी टूरिस्ट गाइड का बंदोबस्त कर सकता हूँ। हालांकि ये हमारी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी इस एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, लेकिन चूंकि आप यहाँ किसी को नहीं जानती तो मैं अनऑफिशियली आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने ऑफर की। इसकी जरूरत नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। तो मिस, आपको एयरपोर्ट पर अपनी जाती वजूहात की बिना पर रुकने की इजाजत नहीं दी जा सकती जब तक कि आपके पास एयरपोर्ट से मुंसलिक कोई वजह ना हो। ये हमारे सिक्योरिटी असूलों के खिलाफ है। आपको जाना होगा। आप चाहे तो मैं आपको सुबह तक की फेवर दे सकता हूँ, लेकिन इससे आगे मजीद 1 रात नहीं। उसे पता नहीं इस पाकिस्तानी सयाह से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही थी। ना तो वो कम उम्र थी, ना ही ग्लैमरस, और ना ही बिजलियां गिराती नाजो अंदाज लिए कोई ऐसी औरत जिसके ज़ाहिरी हुस्न से मुतासिर होकर वो उससे दोस्ताना रवैया रखता। और ज़ाती तौर पर उसे पाकिस्तानियों से खास किस्म की चिढ़ थी। भले पूरी दुनिया से हर साल 30 से 40 मिलियन लोग लंदन की सियाहत पर आते हों, लेकिन ये पाकिस्तानी तो उसे लगता था जैसे अंग्रेजों से बरे-सगीर पे 200 साल हुकूमत करने का बदला ले रहे हैं। यहाँ आकर उनकी लड़कियों से शादियां करते हैं, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, सेटल होते हैं और फिर यहाँ से ढेरों कमा कमा कर अपने मुल्क भेजते हैं। यूनाइटेड किंगडम की 20% आबादी इन पाकिस्तानियों की है। हमारी नस्लों में मिलावट, हमारे कल्चर में मिलावट, हत्ता कि हमारे मजहब में भी मिलावट। हमारी औरतों को मुसलमान करके मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं और यहाँ ऐसे धड़ल्ले से रहते हैं जैसे ये इनका मुल्क है और हम कहीं और से उठ के यहाँ आए हैं। वो इस बेजरर सी पाकिस्तानी लड़की से, जिसे सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स ही खातून साबित कर सकते थे, वरना वो देखने में 20-25 साल से ज्यादा नहीं लगती थी, अपनी शिद्दत पसंद सोचों को छुपाते हुए बोला था। आपका शुक्रिया, शायद इसकी नौबत नहीं आएगी। तबीयत बेहतर हुई तो मैं रात ही से पहले चली जाऊंगी। उसने उसकी मदद कबूल नहीं की। ओह, आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत है क्या? मैं आपके लिए। उसका पासपोर्ट वापस देते हुए ऑफिसर ने एक और मदद की ऑफर की।
इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट है। इस बार भी मदद लेने से उसने इनकार कर दिया। वो अपना पासपोर्ट अपने बैग के अंदरूनी जेब में रख के उठ खड़ी हुई तो उसके साथ ही वो भी अपनी सीट से खुद ब खुद उठ गया, और इस एहसास के साथ कि वो किस हिसाब से एक पाकिस्तानी लड़की को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, कुछ खुजल सा होके वापस अपनी सीट पर बैठ गया और अब मॉनिटर पर उसकी हरकतों सकनात का जायजा लेने लगा, जो बाहर जाकर एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। सूरज ढल चुका था मगर उसकी जहनी थकावट नहीं। वो फैसला नहीं कर पाई बाहर निकलने का, और अब तो बाहर अंधेरा भी हो चुका था। क्यों ना वो एक रात और यहीं रह ले। इतनी रात अनजान जगह कहाँ फिरेगी, और फिर सिक्योरिटी ऑफिसर तो पहले ही उसे आज रात की इजाजत दे चुका था। वो कुर्सी से उठकर अपनी मखसूस जगह जाकर फर्श पर लेटने का इरादा कर ही रही थी कि उसने महसूस किया कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी तरफ देखकर आपस में बातें कर रहे हैं। उनमें से एक तो वही शाम वाला गार्ड था जो उसे अपने साथ सिक्योरिटी हेड के ऑफिस लेकर गया था, जबकि दूसरे को उसने पहले नहीं देखा था। आज से पहले उसने लोगों पे गौर ही करना शुरू नहीं किया था, लेकिन आज की गुफ्तगू से उसका दिमाग थोड़ा खुल गया था और अब उसने सोच विचार शुरू कर दिया था। अपनी दिमागी सेहत की तरफ ये उसकी पहली ज़हनी वर्जिश थी। वो दोनों जरूर उस पे नजर रखे हुए थे। भला मैं कोई दहशतगर्द हूँ? यहाँ आकर पहली बार किसी की नजरों में आना उसे बेचैन कर रहा था। वो तो यहाँ की भीड़ में गुम होने आई थी, ना कि नजरों में आने के लिए, और वो झट से उठ खड़ी हुई। उसके उठने की देर थी कि उस पे 2 दिन से नजर रखने वाला सिक्योरिटी गार्ड और मॉनिटर पे बैठा सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों एक साथ चौंके। एक काली परछाई ठीक उसके साथ ही खड़ी हुई थी और 2 कदम चलकर वो काला साया गायब हो गया था। सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ मॉनिटर रूम में आया तो मॉनिटर ऑपरेटर को भी खौफजदा पाकर समझ गया कि उसने भी कुछ देखा है, और फिर उन दोनों ने मिलकर वो फुटेज कई बार देख डाला जिसमें वाज़ेह एक काला साया उस लड़की के साथ उगता और चलता देखा गया था। मुझे ये फुटेज मिल सकता है क्या? गार्ड ने पूछा। तुम क्या करोगे? मॉनिटर ऑपरेटर ने पूछा। यूट्यूब पे दूंगा, वायरल होगा तो मेरा भी नाम हो जाएगा, कल बॉस से पूछेंगे। और फिर वो दोनों लड़की के आसेबज़दा होने पर बहस करने लगे। एक हाथ से व्हील बैग थामे और दूसरे हाथ से अपने कंधे पे झूलते हैंड बैग को पकड़े वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आई थी। टैक्सी लेने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि ये खबर नहीं थी कि उसे कहाँ जाना है। सिमत का तयन किए बिना वो पैदल चलते हुए कार पार्किंग और एयरपोर्ट की रौनकें बहुत पीछे छोड़ आई थी। रात के सन्नाटे में सड़क के किनारे चलते हुए उस इलाके के सुनसान होने का एहसास बढ़ गया था। दूर दूर तक किसी आबादी के आसार नहीं थे। वो भी जैसे बस चलते ही रहना चाहती थी। उसके बाद चाहे थक के सड़क किनारे ही क्यों ना लेट जाए। वो माजी के साथ साथ आने वाले वक्त से भी बेनियाज हो रही थी, जो कि नॉर्मल बात नहीं थी, पर जैसे अब वो किसी भी बात को अपने आसाबों पर सवार करने को तैयार ना थी। अमल। उसे अपना नाम सुनाई दिया तो उसने रुककर अपने चारों ओर देखा। अपना वहम जानकर 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि फिर से सरगोशी हुई। अमल। कोई उसका नाम ले रहा था, लेकिन आवाज की सरगोशी से आवाज की जिन्स का तयन नहीं हो रहा था। उसने फिर से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया, जहां दूर दूर तक कोई ना था। उसने चलना शुरू कर दिया। तीसरी बार उसका नाम लिए जाने पर वो नहीं रुकी और चलती रही। तभी अचानक उसके बाएं जानिब एक दरख्त की ओट से कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने नो वारिद को देखा तो एक पल के लिए वो लड़खड़ा गई। उसके सामने अजीबुल खलकत सी कोई औरत खड़ी थी। काले मटियाले उल्टे सीधे कपड़े जिसे वो किसी मखसूस लिबास का नाम ना दे सकी। उजाड़ गंदे उलझे हुए बाल जिन पे उसके लिबास से जुड़ा कपड़ा किसी हुड की मानिद उसके आधे सर पे पड़ा हुआ था। काले गहरे हलकों में घिरी उसकी खौफनाक तकरीबन बाहर को निकलती हुई आंखें और काले होंठों की भयानक तरीन मुस्कुराहट उसके गैर इंसानी होने का सबूत दे रही थी। इंसानों ने उसके साथ कौन सा इंसानी सलूक रवा रखा था? गैर इंसानी रवैये वो पहले ही सह चुकी थी, अब गैर इंसानी वजूद भी सही। उसने दिल कड़ा करके उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो जो कोई भी थी उसकी उस दीदा दिलेरी पे हैरान रह गई। कभी कोई इंसान उसके वजूद से इतना बेखौफ नहीं हुआ था। आम इंसान उससे डरकर बेहोश और मरने की हद तक भी पहुंच जाते थे, तो ये भला किस मिट्टी की बनी थी? ना वो कोई जादूगरनी थी, ना कोई मजहबी पेशवा, तो भला इतनी निडर कैसे हो सकती थी? उसने उसे अपनी तौहीन जाना और एक आखिरी हरबे के तौर पे अमल पे कूद पड़ी। वो अब अमल के ऊपर चढ़े बैठी थी, मगर अमल फिर भी खामोश थी, जबकि वो अच्छे से देख सकती थी कि अमल की ये खामोशी डर के नतीजे में नहीं, बल्कि इसलिए है कि वो बोलना ही नहीं चाहती थी। जमीन पर लेटे हुए अमल ने उसकी आंखों में झांकने की बजाय अपनी आंखें बंद कर ली तो इस अजीबुल खलकत औरत ने एक बुलंद कहका लगाया। देखा, इतनी भी बहादुर नहीं है तू जितना जाहिर कर रही है। हिम्मत है तो देख मेरी आंखों में, देख मेरा नाम अंबरा है, अंबरा। वो चिल्लाई तो अमल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मारना है क्या तो मार लो। लोगों को खौफ में मुब्तला करके तुम्हारी अजियत पसंदी को जो तस्कीन मिलती है वो तुम्हें मुझसे नहीं मिलेगी। तुमसे ज्यादा भयानक रूप देखे हैं मैंने इंसानों के, इंसानी शक्लें, शैतानी रवैये।
तुम तो अपने असल में हो, तुम जो हो सामने हो, तुमसे क्या डर। वो जो उसे जमीन पे गिरा के उस पे चढ़ बैठी थी, गर्दन एक तरफ करके उसे हैरत से देखने लगी और फिर अपनी बेहानक गैर इंसानी आवाज में बोली, जानती हूं मैं, मौत की बहुत चाह है ना तुझे। और जब उसने जुमले में वक्फा देकर आखिरी 3 अल्फाज अदा किए तो अपनी जीत पे कहकहे लगाने लगी और उसके ऊपर से हटकर उसके सामने खड़ी हो गई। अमल ने उठते हुए उससे पूछा, कैसे जानती हो तुम मुझे, कौन हो तुम? मुझे देखकर भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। तुम्हारी जबान में तो मुझे न जाने क्या क्या कहा जाता है, बहुत से नाम है मेरे, चुड़ैल, डाइन, बला, और जो तुम्हारे मामले में मुझ पे सबसे ज्यादा सही बैठता है, आसेब। क्या तुम वही हो जो पिछले कई सालों से मेरे ख्वाबों में मेरा पीछा करती रही हो? न जाने उसे एकदम से कैसे अपने ख्वाबों में रूप बदल बदल के नजर आने वाली उस चुड़ैल का ख्याल आ गया। वाह, तूने तो बड़ी जल्दी पहचान लिया मुझे। हाँ, मैं वही हूँ। अब ये ना पूछना कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ, तेरे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं। वो अपनी भयानक आवाज और अंदाज में बोली, मुझे जवाब चाहिए भी नहीं, और तुम क्या चाहोगी मुझसे? कोई भी मुझसे क्या चाह सकता है? मुझे डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना, बर्बाद करना, जिंदगी तबाह कर देना, बेसकून कर देना, अकेला कर देना, दर-बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देना। अरे ये सब तो हो चुका है मेरे साथ, सवाए मौत के। तो लो, तुम्हारे हिस्से बस इतना ही आया है। वो पुरसकून अंदाज में सब कह गई। तुम्हें मारना ही होता ना तो तभी मार देती जब मुझे तुम्हारे पीछे लगाया गया था, पर अपने काले अमल के जरिए मुझे तुम्हारे पीछे लगवाने वाली ना तो तुम्हारी वो रिश्तेदार रही है और ना ही तुम्हारे पीछे मुझे लगाने वाला वो आमिल। अब मैं आजाद हूँ। ऐसा कहकर वो हवा में ऊपर उठ गई और अपने बाजू खोले अमल के गिर्द कहके लगाते हुए एक चक्कर काटा और फिर उसके सामने जमीन पर उतरते हुए बोली, पूछोगे नहीं उस रिश्तेदार औरत का नाम? नहीं, जानती हूँ उसे, बचपन से लड़कपन और फिर जवानी तक कई बार उसे अपने ख्वाबों में मुझ पर जादू करते हुए देख चुकी हूँ। अमल जानती थी कि कौन सी हासिद औरत उससे बुग़्ज़ रखती है। ओ हाँ, तुम्हारे ख्वाब, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो बहुत कुछ देख लेती हो अपने ख्वाबों में। बहुत यकीन रखती हो ना तुम अपने ख्वाबों की दुनिया पे। मुझ तक को पहचान लिया तुमने। हाँ, हकीकत से यकीन उठ चुका है। सच क्या है और झूठ क्या है बताना आसान नहीं, लेकिन मेरे ख्वाबों ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। सब सच दिखाते रहे हैं, सबकी असलियत, कौन दोस्त है कौन दुश्मन। अरे मेरी तुमसे दुश्मनी तो तुम्हारे दुश्मनों की मौत के साथ ही खत्म हो चुकी है। अब तो मेरी अपनी गर्ज है तुमसे। गर्ज? तुमसे क्या बही, कहो। अमल ने बासानी हामी भर ली। अम्बरा एक कदम पीछे हटी और हैरत से एक बार फिर अपने चेहरे को एक तरफ झुका के अमल को तकने लगी। तुम्हें तो इंसानों के अलावा हमें भी हैरान करने का हुनर आता है। हैरान हूं तुम्हारे इस इत्मीनान पे। कुछ अजब नहीं कि कोई भी इंसान तुमसे हसद करने लगे। अब तुम्हारी उस रिश्तेदार औरत की तुमसे दुश्मनी की वजह समझ में आई। वाकई बहुत काबिल हो तुम। वो भयानक आवाज में अपनी हैरत का इजहार कर रही थी। एक आसेब के मुंह से अपनी तारीफ सुनना उसके लिए नया था, मगर उसे इस बात से दिलचस्पी नहीं हुई कि वो उसके बारे में क्या राय रखती है। उसने जमीन पे झुक के अपना सामान उठाया और बोली, अपनी गर्ज बताओ। जरूर बताऊंगी, इतनी आसानी से तो मुझसे पीछा छूटने वाला नहीं तुम्हारा। अभी एक टैक्सी आकर तुम्हारे पास रुकेगी, उसमें बैठ जाना। इतना कहते ही वो झट से गायब हो गई। उसका गायब होना था कि फौरन ही उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वो पलटी तो एक टैक्सी उसके पास आके रुकी। उसने ड्राइवर की तरफ देखा जो किसी ट्रांस किसी हालत में था और उसकी पिछली सीट पर एक खूबसूरत लड़की बैठी मुस्कुरा रही थी। अमल को देखते ही बोली, आओ अमल, बैठो ना। वो समझ गई कि कार में बैठी लड़की कौन है। उसने दरवाजा खोला और पहले अपना सामान सीट पे रखा और फिर थोड़ी सी जगह पे खुद बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने और उसके बीच जैसे एक बाड़ बना ली थी। अम्बरा मुस्कुराते हुए अमल से मुखातिब हुई, काफी ज़हीन हो, खुद को मेरे हवाले करने की बहादुरी दिखाने के बावजूद अपने तहफ़्फ़ुज़ से गाफिल नहीं हो। न जाने जिंदगी उसे कहाँ लेकर जा रही थी और अभी तो अम्बरा उसे जहाँ ले जा रही थी वो भी बिना मुज़ाहमत उसके साथ हो ली थी। तकरीबन 45 मिनट की ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक जगह रुकी तो अम्बरा ने उसे फिर मुखातिब किया, मेरे जाने के 5 मिनट बाद रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी ले लेना। ये कहकर वो गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। ड्राइवर अभी भी किसी कठपुतली की तरह सीधा बैठा बस सामने की तरफ देखे जा रहा था। वो समझ चुकी थी कि ये अम्बरा के ज़ेरे असर है। 5 मिनट बाद वो अंदर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने बिना कोई सवालों जवाब मुस्कुराकर उसके आगे एक रजिस्टर बढ़ा दिया जिसमें उसने अपने साइन किए और बस इतनी सी कार्रवाई पर उसने कमरे की चाबी उससे पकड़ा दी। फिर एक मुलाजिम ने आगे बढ़कर उसका सामान थाम लिया और उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने की गर्ज से आगे चलने लगा। वो एक ओस दर्जे का होटल था जिसमें रश ना होने के बराबर था। वो दरवाजा लॉक करते ही आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने ये भी देखना गवारा न किया कि यहाँ तक लाने वाली अम्बरा कमरे में पहले से मौजूद थी।
3 रातों से लगातार एयरपोर्ट के फर्श पर लेटने से उसका जिस्म बुरी तरह दुख रहा था, जिसका एहसास उसे इस नर्म बिस्तर पर लेटते ही हुआ था। फिर तो उसको रिसेप्शन पे कॉल करके कोई पेन किलर मंगवाने की भी हिम्मत न रही, और दर्द और थकावट की मिली जुली कैफियत में कब वो नींद की वादियों में उतर गई उसे पता ही न चला। सुबह मुलाजिम के बार बार दरवाजा बजाने पर भी जब वो नहीं जागी तो उसे जगाने के लिए उसके कमरे का नंबर डायल किया गया। फोन की मुसलसल घंटी से उसकी आंख खुली। ना चाहते हुए भी उसने फोन कान से लगाया और फिर नींद भरे लहजे में बोली, डोंट डिस्टर्ब मी अगेन। इतना कहकर वो फिर से सो गई और फोन बिना क्रैडल पे रखे हवा में झूलता रह गया। दोपहर तक उसकी आंख खुली। वो फ्रेश होकर बाहर निकली। एयरपोर्ट से निकलने से लेकर इस होटल में आने तक के सारे लम्हे उसके जहन में फिल्म की मानी चल रहे थे। वो खाना खाकर अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद करके पलटी तो सामने अमरा बैठी थी, उसी हसीन लड़की के रूप में। वो एकदम चौंक गई। बेहतर लग रही हो, हाथ आगे करो। अमरा के कहने पे अमल ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने उसकी कलाई पे एक कट लगाया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अमल को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिला। वो वहीं बैठ गई। अमरा ने एक शीशे की खुली मुंह वाली बोतल लेकर अमल की कलाई से बहते खून के नीचे रख दी और बोतल में खून भरने लगा। अमल ने अब भी कोई मुज़ाहमत नहीं की। बोतल को बंद करके अमरा ने एक हैंडबैग में डाला और अमल के सर पे हाथ फेरती दरवाजे से निकल गई। अमल की नजरें अपनी कलाई पर पड़ी तो वहां ना खून था ना कोई जख्म, बस एक हल्का और बारीक सा निशान था, जैसे कोई बहुत पुराना कट लग जाने पे रह जाता है। उसकी आंखों में लम्हे भर के लिए हैरत उभरी और फिर अगले ही लम्हे वो फिर से बेनियाज नजर आने लगी। और फिर अमरा अक्सर आने लगी। वो कुछ सिरिंजों में अमल का खून भरती और बैग में रख के चली जाती। 1 हफ्ते से अमल ने होटल से बाहर एक कदम नहीं निकाला था। खाना भी दिन में एक बार खाती, वो भी जब जागने पर उसका दिल खटने लगता तो उसे मालूम पड़ता कि उसे कुछ खाने की जरूरत है तो अपने कमरे में ही वो मंगवा लेती। होटल का स्टाफ उसके बारे में क्या सराहियां करने लगा। उसने बिन बुलाए किसी को भी अपने कमरे में आने या उसे फोन करके डिस्टर्ब करने से मना किया था। जहनी कमजोरी तो पहले से ही थी, अब जिस्मानी कमजोरी भी बहुत बढ़ चुकी थी। वो या तो सोती रहती या बेड पर लेटी खलाओं में घूरती रहती, न जाने क्या सोचती रहती और फिर उसकी आंखें बहने लगती और वो यूं ही रोते रोते फिर से सो जाती। इतनी नींद तो उसे कभी नहीं आई थी। हाइपर इंसोम्निया की शिकायत उसे पहले भी रह चुकी थी, लेकिन अब तो वो इस डिप्रेशन से निकल आई थी, या फिर अभी सिर्फ डिप्रेशन के माहौल से ही निकली थी। 1-2 बार उसने होटल से बाहर निकलकर घूमने फिरने का सोचा, मगर जिस्म ने साथ न दिया। आज भी वो सारा दिन सोती रही थी। आंख खुली तो कमरे में खूब अंधेरा था। खिड़की से बाहर स्ट्रीट लैंप की धीमी सी रोशनी फैली हुई थी। उसने उठकर लाइट ऑन करना चाही कि तभी उसके कानों में भयानक सरगोशी हुई, लेटी रहो, मैं हूं ना। और फिर किसी ने कमरे का स्विच ऑन कर दिया। अमरा उसी हसीन लड़की के रूप में उसके बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। बड़ी डिमांड है भाई तुम्हारी, अमरा ने अमल को अपनी तरफ देखते ही कहा। क्या मतलब? तुम्हें मालूम है कि मेरा ताल्लुक मावराई मखलूक की जिस किस्म से है उनकी क्या खुराक है? खून, अमल ने धीरे से जवाब दिया। अरे वाह, फिर तो तुम्हें यह भी अंदाजा होगा कि आज के मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता मुआशरे में हम जैसों के लिए अपनी खुराक का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल काम होगा। अब ये काम हम खुलेआम करें तो तुम इंसान तो हमारी नस्ल ही खत्म कर दो। बड़े इख्तियारात हैं भाई तुम्हारे पास, दिमाग, तालीम, इल्म की ताकत, नई नई इजादात, नए नए हरबे, काबिलियत वगैरह वगैरह। जानवर ठीक रहते हैं, वो क्या कहते हो तुम उन्हें, बेजुबान। तो ना वो एहतजाज करते हैं, ना हमसे बचने के लिए हम पर हावी हो सकते हैं। आसान शिकार होते हैं हमारा। लेकिन तुम इंसान हमारे पसंदीदा हो, तुम लोगों का खून हमारे लिए सबसे लजीज और आला होता है, तो जाहिर है बहुत कीमती भी होगा। अमरा हसीन लड़की की हसीन आवाज में ये सब भयानक बातें कर रही थी। जानवर बेजुबान नहीं होते, वो तो हम इंसानों को उनकी जबान समझ नहीं आती और हम अपनी इस कमी को उस झूठ से ढांप लेते हैं कि जानवर बेजुबान होता है। जानवर बेजुबान नहीं, कमजोर होता है, बेइख्तियार होता है। अमल कमजोर लहजे में बोली तो अमरा उसके और नजदीक आके बोली, तुम भी तो इंसान हो, मगर इन्हीं के बनाए असूलों से मुनहरिफ क्यों हो? अमरा ने सवाल किया। जब इंसान खुद में झूठ और बेहिसी की मिलावट कर ले तो उसमें इंसानियत रहती कहाँ है? ऐसी सूरत हाल में मैं मुनहरिफ ही सही, खुद को उनमें से एक कहलवाना मेरे लिए बाइसे फख्र नहीं शर्मिंदगी है। अमल ने जवाब दिया, शायद इसीलिए तुम्हारी डिमांड है। तुम्हारे खून के नमूने मैंने इंग्लैंड के कोने कोने में पहुंचा दिए थे, बड़े मस्बत नताइज रहे। अब तो सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हारी नीलामी कर दूं, बहुत कीमती हो तुम। अमरा फिर से भयानक बातों पर उतर आई। नीलामी करके क्या मिलेगा? तुम एक ही बार मेरे जिस्म का सारा खून निकाल लो। अमल ने इत्मीनान से कहा, जिस तरह तुम इंसानों में कीमती चीजों के इवज रुपया, पैसा और दौलत मिलती है ना, इसी तरह हमारी दुनिया में कीमती चीजों के इवज बहुत से इख्तियारात, रुतबे, ताकतें और वसाइल मिलते हैं।
जैसे तुम इंसानों में अपने कीमती असासों की नीलामी होती है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ भी कीमती और अनमोल शिकारों को लेकर भी नीलामी होती है। लेकिन कोई आम इंसान इस नीलामी की ताब नहीं ला सकता। वहाँ का माहौल, वहाँ की सफाकियत, वहाँ की दावत, वहाँ के शैतान देखना किसी के बस की बात नहीं। पता चले कि जिसकी बोली लगाने के लिए उसे नीलामी में लाया गया है, उसी की बोलती हमेशा के लिए पहले ही बंद हो चुकी है। अमरा अपनी ही बात पे जोर से कहका लगाकर हंसने लगी और फिर अमल को अपनी तरफ देखते उसके पास आकर बोली, वैसे तुम हो बहुत ताउन करने वाली। कोई मज़ाहमत नहीं, कोई चिल्लाना विल्लाना नहीं, कोई रोना धोना, शोर शराबा या भाग जाने के जतन नहीं। तुम आज तक की मेरी सबसे खास हो, तो तुम्हारे लिए कुछ खास ही सोचना पड़ेगा। कहाँ तक भागूंगी मैं अमरा? इंसानों से भागती आई हूँ, अब तुम लोगों से भी भागूं क्या? तो फिर जाना कहाँ है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, कुछ चाहती भी हूँ या नहीं। अमल ने अपना सर थाम लिया। अमरा कुछ तवक्कुफ के बाद बोली, अगर वाकई तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी में कोई मकसद, कोई ख्वाहिश नहीं बची, तो फिर तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कहाँ रहती हो और क्या करती हो। अपने काम नहीं आ सकती तो किसी और के आ जाओ, मैं कल आऊंगी तुम्हें लेने। ये कहकर अमरा उसके बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर दरवाजा खोलने से पहले ही गायब हो गई। जब वो माजी में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं करती थी कि जो अजियतों भरी जिंदगी वो गुजार रही है, काश कि ये कोई डरावना ख्वाब हो, और जब उसकी आंख खुले तो एक नई खूबसूरत और पुरसकून जिंदगी बाहें खोले उसके इंतजार में खड़ी हो। लेकिन वो जानती थी कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, सब हकीकत है। खानदान की बेरुखी, शोहर के जुल्म, सबके सफाक बेहिस रवैये, सब हकीकत है। उसकी दिन रात की अजियतें, सब कुछ हकीकत है। ये ख्वाब नहीं जो खत्म होगा, और वो शुक्र करेगी कि उसने एक बुरा ख्वाब देखा था और सब भूल जाएगी। और आज जब वो बहुत कोशिशों से खुद को उस तकलीफदेह माहौल से निकाल कर यहाँ इतनी दूर आ गई थी, तो अब भी सब ख्वाब जैसा ही लग रहा था। जीने की तलब अब भी पैदा नहीं हो रही थी। और फिर ये मावराई दुनिया का नया बाप, तो क्या अब वो कोई ख्वाब देख रही थी? पता नहीं ये सब क्या था। वो सोचते सोचते फिर से सो गई। अगली दोपहर रिसेप्शनिस्ट ने अमल से गुज़िश्ता हफ्ते की पेमेंट लेकर रजिस्टर में उसके साइन लिए, उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसे उसके कमरे की जानिब जाते दिखा। वो गालिबन चेकआउट करने से पहले बिल अदा करने आई थी और अब कमरे में अपना सामान लेने जा रही थी। एक हाउस कीपर ने मशकूक सी अमल को अपने कमरे का दरवाजा खोलते और फिर अपनी तरफ मुड़कर मुस्कुराते देखा। जवाबन वो भी मुस्कुराया और अंदर जा चुकी अमल के पीछे कमरे में झांकने की कोशिश की तो देखा कि कमरे के अंदर बेड पर कोई लेटा है। लेकिन सामने खड़ी अमल ने अपनी मुस्कुराहट को संजीदगी में बदलते हुए उसे घूरा और दरवाजा बंद कर दिया। जब वो बेड की तरफ मुड़ी तो अमल की जगह अमरा उसी हसीन लड़की के रूप में खड़ी बेड पर सोती अमल को देख रही थी। वो कच्ची पक्की नींद सोती अमल के पास आकर बैठ गई और सोती हुई अमल की बंद आंखों पे अपना खूबसूरत हाथ रख दिया, जो देखते ही देखते एक भयानक, लंबे और तेज नाखूनों वाले हाथ में तब्दील हो गया। अमरा अपनी असल रूप में आ चुकी थी। चेकआउट का टाइम गुजरे भी 1 घंटा ऊपर हो चुका था तो रिसेप्शनिस्ट ने हाउसकीपर को अमल के कमरे में चेक करने के लिए भेजा कि उसे कमरा खाली करने में और कितनी देर है, ताकि वो उस कमरे को फिर से ठीक करके आने वाले कस्टमर्स के लिए दस्तयाबी के जुमरे में ला सके। काफी देर दरवाजे पे दस्तक देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो हाउसकीपर ने हैंडल घुमा के देखा जो अनलॉक था। कमरे से अमल अपने सामान समेत गायब थी। वॉशरूम भी चेक किया गया लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। उसे बाहर आते और लॉबी से गुजरते किसी ने नहीं देखा था। लॉबी में रिसेप्शन का स्टाफ और गार्ड समेत कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था कि अमल उनकी आंखों के सामने से गुजर के होटल से बाहर निकली हो। सीसीटीवी कैमरा में भी बस आखिरी बार उसे कमरे में ही जाते देखा गया था और वो होटल के कमरे से अंदर ही अंदर कहीं गायब हो चुकी थी। मैनेजर ने पुलिस को इत्तला न देने की ये तोजी पेश की कि चूंकि ना तो यहाँ कोई वारदात हुई है, ना कोई फ्रॉड, बल्कि क्लाइंट अपनी रिहाइश और खाने पीने की फुल पेमेंट करके अपना अकाउंट क्लियर करके जा चुका है। भले उसे किसी ने अपनी आंखों से होटल से बाहर निकलते नहीं देखा, फिर भी उस एक गैर नुकसानदेह अमल पे उन्हें खुद को किसी झमेले में डालने की जरूरत नहीं। जो हुआ वो ना समझ में आने वाला सही मगर एक बेजरर वाकया है, सो इसकी गैर जरूरी तशहीर से इज्तनाब बरता जाए। वो एक सुनहरी खार नुमा कुशादा इमारत में खड़ी थी। उसके सामने विक्टोरियन तर्ज की लेकिन बिना शीशे वाली एक खिड़की थी जिसके बाहर वो घना तरीन मगर सरसब्ज जंगल देख सकती थी। वो उस खिड़की के सामने उस घने जंगल को देख रही थी और तभी उसके दाईं जानिब से कोई उस जगह दाखिल हुआ और उससे 20-22 गज पहले खड़ी अमरा के पास रुक गया। अमरा ने उससे कुछ मुख्तसर बातचीत की और फिर वहां से चली गई। वो बावकार अंदाज में चलता हुआ खिड़की से बाहर देखती अमल के पास आया और अमल की गर्दन पे झुक गया। अमल जो उसके यहाँ आने, अमरा के उसके साथ बात करने, अमल को यहाँ छोड़कर चले जाने और फिर उसके अमल की गर्दन पे झुक के उसका खून पीने तक की पूरी रोताज से बाखबर थी। मगर वो अब भी बिना किसी एहतजाज के वहीं की वहीं खड़ी खिड़की से बाहर देखती रही जहाँ सामने जंगल के अंदर से कोई चीज उसे अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी।
करीब आने पर उसने देखा कि वो एक बेल है, कोई बहुत खूबसूरत हरे भरे पत्तों से लदी एक बेल। और देखते ही देखते उस तेजी से उगती हुई बेल ने इस खिड़की से लिपट के एक फ्रेम की सी सूरत इख्तियार कर ली। एक जीता जागता सांस लेते पत्तों की ताजा बेल से बना खिड़की का फ्रेम, और ये सब बस कुछ सेकंड के अंदर हुआ। और बस इतनी ही देर तक वो भी उसकी गर्दन पे झुका रहा। और जब वो उसका खून पीकर सीधा हुआ तो अमल ने पहली बार उसे देखा। 6.5 फुट के आसपास की कदो कामत वाला वो बारोब शख्स उसके सामने खड़ा था, जिसने अभी अभी उसका खून पिया था। लेकिन अजीब बात के अमल को उससे रत्ती भर भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था, जबकि पहली बार तो अम्बरा को भी देख के उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सुनहरी रंगत, घुंघराले काले लंबे कंधों तक आते बाल और बेहद संजीदा गहरी काली आंखें। उन दोनों ने कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर वो बिना कुछ कहे जाने के लिए पलट गया। ये सब वो पहले भी देख चुकी है, वो इस शख्स को पहले देख चुकी है। ये खिड़की, ये जंगल, ये खुद ब खुद उगती बेल, ये सुनहरा गार, अम्बरा का उसे यहाँ लाकर उसे इस शख्स के हवाले करके चले जाना और फिर उसका खून पीना। हाँ, ये सब हर्फ बहर्फ आज से 20 साल पहले उसने एक ख्वाब में देखा था। उस वक्त वो अपना हर ख्वाब एक डायरी में लिखती थी, लेकिन ये ख्वाब उसे कभी नहीं भूला था, क्योंकि एक जादूगरनी के हुलिये वाली औरत का उसे दूर दराज के एक अनजाने जंगल के सुनहरे गार में लाना और फिर उसे वहां खून पीने वाले किसी के हवाले करके चले जाना, और अमल का फिर भी बिना तासुरात का चेहरा लिए बेखौफ खड़े रहना उसके लिए कोई मामूली ख्वाब नहीं था। उस वक्त तक किसी आदमी के घुंघराले बाल या काली आंखें उसकी पसंदीदा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब उसने ख्वाब में उसे देखा था तब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या काले घुंघराले बाल और काली सी आंखें भी किसी के हसीन तरीन होने की वजह हो सकती हैं। उसके चेहरे की संजीदगी और उसके मजबूत कदो कामत ने उसकी शख्सियत के गिर्द जो एक बारोब आला बना रखा था, वो उस सबसे गैर मुतासिर कैसे वहां खड़ी थी। और आज समझ आया कि उसकी अब किसी चीज से असरअंदाज ना होने वाली जात जिंदगी की किन किन तकलीफों और आजमाइशों से गुजर कर यहाँ तक पहुंची थी कि इंसान तो इंसान, अब ये गैर मावराई मखलूकें भी उस पे असरअंदाज नहीं हो पा रही थी। और शायद इसीलिए गैबी दुनिया के मुशाहिदे भी उसके सामने यूं आश्कार होने लगे थे। कौन हो तुम? वो चेहरे पे संजीदगी और आंखों में उतरता नशा लेके अमल के सवाल पे पलटा और उसकी आंखों में बहौर देखते हुए जवाब दिया, रोश। उसके जाने के बाद एक सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली खूबसूरत लड़की अमल को एक कमरे में ले आई। ये एक बहुत बड़ी और निहायत आरामदेह ख्वाबगाह थी, जिसकी दरो दीवार और छत सब सुनहरे थे। खूबसूरत पलंग पे आरामदेह बिस्तर, कदीम विक्टोरियन तर्ज के सोफे, बे इंतहा खूबसूरत कालीन जिसके ऊपर बहुत नफासत से किसी जंगल का पूरा मंजर बनाया गया था। वो वहीं बैठ के उस साफ सुथरे कालीन पे बने मंजर को समझने की कोशिश करने लगी, मगर एक दीवार से दूसरी दीवार तक बिछे इतने बड़े कालीन के मंजर को इतने करीब से एक ही बार अपनी आंखों से देख लेना मुमकिन न था। वो ये समझते ही वहां से उठ गई। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन कमरे के वस्त में लगे बेहद बड़े फानूस में हजारों की तादाद में शमएं रोशन थी। पलंग के सामने वाली दीवार में लगे बहुत बड़े शीशे के पीछे उसे कुछ खाली जगह का एहसास हुआ। वो आगे बढ़ी तो वहां एक धुंधले से शीशे का दरवाजा था, जिसके दूसरी तरफ नहीं देखा जा सकता था। उसने दरवाजा खोला तो वहां एक खूबसूरत हौज था, और हौज की दीवारों से छोटे छोटे झरने नुमा सुराखों से पानी हौज में गिर रहा था। उसने हौज के किनारे बैठते हुए पानी में हाथ डाला तो वो नीम गर्म था, और तभी उसे एहसास हुआ कि लंदन की सर्द आबो हवा के बरक्स इस जगह का मौसम बिल्कुल भी सर्द नहीं है। न जाने ये कौन सी जगह है। होटल के कमरे से इस सुनहरे महल तक के सफर के बारे में उसे कुछ याद नहीं था कि अम्बरा उसे यहाँ कब और कैसे लाई थी। नीम गर्म पानी और झरनों से निकलती छोटी छोटी आबशारों को देखकर उसके दिल में शिद्दत से नहाने की ख्वाहिश जागी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे अंदाजा हुआ कि ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत वॉशरूम है, जहां गुस्ल का हर सामान मौजूद है। हौज के पिछली जानिब की दीवार पूरे शीशे की बनी थी, जिसके बाहर का हरा भरा और खूबसूरत जंगल उसे साफ नजर आ रहा था। वो तज़बज़ब का शिकार होकर वहां से उठने लगी कि तभी शीशे के दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? उसने पूछा। तभी कमरे तक उसे छोड़ने वाली लड़की अंदर दाखिल हुई। मैं एंजेला हूँ। रोश का आपके लिए पैगाम है कि ये कमरा और ये हौज आप ही के लिए है। आप बिला झिझक इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ आपकी इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। उसने सवालिया नजरों से सामने बने शीशे की दीवार की जानिब देखा तो वो लड़की फौरन बोली, आप इसकी फिक्र मत करें। इस शीशे के जरिए आप बाहर सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन इस शीशे के बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। बाहर से ये एक दीवार जैसा है, और वैसे भी ये रोश की सल्तनत है। यहाँ इसकी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता। आपकी जरूरत का हर सामान इस अलमारी में मौजूद है। उस लड़की ने दाएं जानिब एक देव कामत शीशे की अलमारी की जानिब इशारा करते हुए उसे मुतला किया और जाने के लिए पलट गई।
अमल ने देखा कि ना तो उसने दरवाजा खोला ना वो बाहर निकली, बस दरवाजे के करीब पहुंचकर देखते ही देखते कहीं गायब हो गई। अजब जादू नगरी है ये, बचपन से जवानी तक देखी जादुई दुनिया की फिल्मों जैसी। क्या ये सब हकीकत में मौजूद हो सकता था? और इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। उसका कमरा इतना बड़ा था कि वहीं एक तरफ जहां बैठने के लिए जगह थी, वहीं दूसरी तरफ एक डाइनिंग टेबल मौजूद थी और उसके पलंग से कुछ फासले पे ड्रेसिंग एरिया था जहां बहुत बड़ा सिंगार मेज मौजूद था। जब वो नहाकर कमरे में आई तो उसे लगा कि गुलाब की हल्की हल्की खुशबू से सारा कमरा महक रहा है। उसके पलंग की दोनों साइड टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल, हत्ता कि डाइनिंग टेबल पर भी सफेद गुलाब के गुलदस्ते सुनहरी गुलदानों में रखे हुए थे। होटल के कमरे में रहते हुए उसने बमुश्किल जब भी गर्म पानी से शॉवर लिया था, अपने आप को कभी इतना ताज़ा दम महसूस नहीं किया था जितना वो आज कर रही थी। जहां होटल के कमरे में बीमारों की तरह पड़ी हुई उसे भूख नहीं सताती थी, वहीं आज इतने दिनों बाद पहली बार उसे भूख का एहसास हुआ तो उसकी नज़र बेसाख्ता डाइनिंग टेबल की जानिब उठ गई जहां उसे खाना लगा होने का एहसास हुआ। वो करीब आई तो उसका अंदाजा सही निकला। मेज पर मौजूद किसी डिश से वो वाकिफ नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी उसने खाया वो सब कुछ बहुत लजीज था। खाना खाते ही उसे फिर से नींद आने लगी। वो उठी और पलंग पे जाकर लेट गई। पलंग उसकी सोच से ज्यादा नर्म और गुदास था। न जाने कितनी देर बाद जब वो नींद से जागी तो वो किसी फिक्र से उठ बैठी। उसने अपने दाएं बाएं देखा और फिर भागती हुई होस्ट के पास गई जहां उसे अपनी मतलूबा चीज नजर आ गई। जब से लंदन आई थी उसने एक बार भी नमाज नहीं पढ़ी थी। वो जैसे दुनिया के साथ साथ दीन से भी गाफिल हो चुकी थी। जहनी जिस्मानी थकावट, कमजोरी और ना समझ में आने वाली बीमारी ने उसे जैसे हर चीज से लाताल्लुक कर दिया था। लेकिन आज इतने पुरआसाइश गुस्ल, खाने और आराम के बाद जो पहली चीज उसके दिमाग में आई वो नमाज थी। लेकिन उसे वक्त का तयन करने के लिए अपनी रिस्ट वॉच दरकार थी जो बंद पड़ी थी और उसमें नजर आती तारीख और दिन के हिसाब से ये घड़ी आज ही बंद हुई थी। पाकिस्तान से आने से कुछ दिन कबल ही उसने नए सेल डलवाए थे और अभी 1 साल की वारंटी भी बाकी थी। ना तो यहाँ जाए नमाज थी, ना उसे किबला रुख का पता था। वो नमाज पढ़ने के लिए बेचैन थी। पिछले 1 हफ्ते की कज़ा नमाजें भी अदा करनी थी। लड़कपन से उसकी एक आदत थी कि उसकी जो भी नमाजें कज़ा होती थी उन्हें वो अपनी याद दहानी के लिए एक डायरी में नोट कर लेती थी। और जब से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया था तब से उसके नोट्स में अपनी कज़ा नमाजों को दर्ज कर लेती थी। लेकिन यहाँ ना उसके पास डायरी थी ना मोबाइल फ़ोन, और अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि इतने दिनों की कज़ा नमाजों की लिस्ट मज़ीद लंबी नहीं होनी चाहिए। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। आ जाओ, वो बोली तो एंजेला हाथ में जाए नमाज लिए उसकी तरफ बढ़ी। रोश ने भेजी है, वो लड़की बिना पूछे बोल पड़ी। मुझे किबला रुख नहीं पता, अमल बोली। हालांकि उसे उम्मीद थी कि इस ब्लोंड लड़की को जो देखने में किसी पुराने ब्रिटिश दौर की नजर आती थी, किबला रुख का मायने भी नहीं पता होगा। कि तभी एंजेला बोली, आप इसे जमीन पे किसी भी सिमत बिछा लें तो जान जाएंगी। जमीन? अमल ने सवालिया नजरों से अपने पैरों के नीचे बिछे दबीज कालीन की जानिब देखा जिस पे बने जंगल के मंजर में जाबजा परिंदे, जानवर और इंसानों का रश लगा हुआ था। इस पे नमाज पढ़ूं? वो जैसे खुद से मुखातिब हुई। उस तरफ जाएंगी तो आपको जगह मिल जाएगी। एंजेला ने उसके पलंग के दाएं जानिब इशारा किया जहां सोफे पड़े थे। ये कहकर वो पलटी के अमल फिर से बोली, मुझे यहाँ वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा। एंजेला उसकी तरफ मुड़ी। आपको यहाँ वक्त का अंदाजा हो भी नहीं सकता। यहाँ के दिन और रात की मुसाफत अलग है। फिर भी आप यूं समझ लें कि आपकी दुनिया के हिसाब से दिन के 3 पहर गुजर चुके हैं। आप इसे असर का वक्त समझ सकती हैं। वो फिर से पलटी और दरवाजे के पास जाकर गायब हो गई। अब तक की होने वाली सारी अजीब बातों के बावजूद वो उस लड़की के असर के बारे में आगाही पे चौंकी जरूर थी। और फिर उस जानिब बगौर देखते हुए जहां एंजेला ने इशारा किया था आगे बढ़ी तो उसे दीवार के पास एक शगाफ नजर आया जो अब से पहले उसकी नजरों से ओझल था। खूबसूरत सुनहरे फर्श पर वो जैसे ही जाए नमाज बिछाकर खड़ी हुई, वो सफेद रंग की बेइंतहा खूबसूरत और दबीज जाए नमाज थी। दाएं जाविये की तरफ वो घूम गई। वो समझ चुकी थी कि यही किबला रुख है। मैं तुम्हें कई साल पहले ख्वाब में देख चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे नाम के सिवा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। वो उस कमरे के ड्राइंग एरिया में मौजूद अपने सामने बैठे रोश से मुखातिब थी। कल तुम्हारा खून पीने से पहले तक मैं भी तुम्हें नहीं जानता था। रोश की बात पे अमल का हाथ अपनी गर्दन तक गया, लेकिन वहां किसी किस्म का कोई जख्म नहीं था। तो तुमने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया मुझे? क्या मेरा खून पसंद नहीं आया तुम्हें? अमल ने सवाल किया। कल महज तुम्हारा तारुफ दरकार था तो बस अपने अंदर इतना ही उतारा जितना तुम्हारे बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए काफी था। रोश ने जवाब दिया। अच्छा, तो ब्लड टेस्ट किया था तुमने मेरा? वो ना जाने किस धुन में बोल गई, मजाक था या तंज, मगर वो अपनी बर्जस्तगी महसूस किए बिना ना रह सका जो कभी उसकी शख्सियत का खासा थी। न जाने वो उसकी बात समझा भी था या नहीं। मुझ में और अमरा में बहुत फर्क है। अगर वो एक बार तुम्हारे जिस्म में अपने दांत काट देती तो बिना रुके एक ही साथ तुम्हारे जिस्म का सारा खून पी जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि वो जानती थी कि वो खुद को रोक नहीं सकेगी, उसमें इतना कंट्रोल ही नहीं है। उसमें क्या, इस किस्म के किसी भी और शिकारी में नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक जिस नस्ल से है, उसे अपने हिसाब और अपनी मर्जी के तहत एक ही इंसान से बार बार अपनी जरूरत पूरी करने का सलीका आता है। पहले वो तुम्हारी नीलामी करना चाहती थी, लेकिन फिर अमरा को लगा कि मुझसे तुम्हारा सौदा उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, और ऐसे में वो तुम पे अपना हाथ साफ ना करने की पाबंद थी। तुम खुशकिस्मत हो जो उसने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया, वरना वो एक ही वार में तुम्हें खत्म कर देती और तुम यहाँ की पुरआसाइश ख्वाबगाह के बजाय किसी कब्र में पड़ी होती। रोश चुप हुआ तो वो बोली, एहसान जताने का शुक्रिया, तुम्हें सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। ये आसाइश और ख्वाबगाह तो हर उस लड़की को तब तक मुयस्सर आती है जब तक मुझे उसके खून की तलब रहती है, या यूं समझ लो कि जब तक उसमें खून का आखिरी कतरा रहता है। तो तुम पे कोई मेहरबानी नहीं, जब तक जिंदा हो तुम्हारी जरूरियात पूरी करना यहाँ की रवायत है। उसने बड़े आराम से उसे यहाँ दी जाने वाली आसाइशों का पस मंजर बयान किया। यानी पहले कई इंसान एक साथ मिलकर मेरा खून चूसते रहे हैं, और अब गैर मर रही मखलूक सही मानों में मरते दम तक मेरा खून पिएगी। रोश अमल की मायूसी भांपते हुए बोला, अमरा ने ठीक कहा था तुम्हारे बारे में, तुम बाकियों जैसी नहीं हो। पहली बार किसी लड़की को अपने सामने इतना बेखौफ पाया है। कल भी तुमने कोई मुजाहमत की और ना आज मेरी बातें सुन के तुम डरी, वरना किसी भी लड़की को बिना जबरदस्ती कैद में रखना कभी मुमकिन नहीं हुआ। उसे काबू करने के लिए उसके दिमाग पे काबू करना पड़ता था, लेकिन तुमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो मेरे लिए एक नया तजर्बा है। तुम जानती हो कि मैंने अमरा से तुम्हें क्यों खरीदा? हाँ, क्योंकि उसे कुछ मर्रात चाहिए थी और तुम्हें खून। हाँ, अमरा के बारे में तो तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं तुम्हें ही क्यों खरीदूंगा, जबकि मुझे तुमसे कम उम्र लड़कियां मिल सकती हैं जिनकी सेहत भी तुमसे बेहतर होती, यानी उनका खून ज्यादा बेहतर होता। रोश के सवाल पे अमल ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तो चलो, तुम्हारे खास होने के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपने एक ऐसे राज के बारे में बताता हूँ जो आज से पहले मेरे बारे में कोई इंसान नहीं जान सका। अमल हमतन गोश थी। रोश ने कहना शुरू किया, तुम इंसान अपनी तफरी के लिए जो कुछ करते हो उसे देखकर हम रश्क करते हैं। गुजरती सदियों के साथ तुम इंसानों ने दुनिया में जिस कदर तरक्की की है, वो सब देखकर तुम्हारे सबसे बेहतरीन मखलूक होने की बात पे यकीन आ जाता है। तुम लोगों ने सहरा में नखलिस्तान उगा लिए, पहाड़ों को काट कर रास्ते बना लिए, ऊंची ऊंची अजीबोगरीब इमारतें बना ली, बड़े बड़े खूबसूरत बागात, और तो और हवा में उड़ने की सकत न होने के बावजूद हवा को तस्खीर कर लिया। अपनी जिंदगी सहल बनाने के लिए नित नई इजादात से हमारी ताकतों और कुव्वतों को तुम लोगों ने चैलेंज किया है। जहाँ तुम लोग जमीन और खलाओं को मुसख्खर करते रहे, वहीं हम में से बहुत से गैर इंसानी और गैबी मखलूकात जो तुम आम इंसानों की नजरों से ओझल होते हुए भी तुम्हारी तरह इसी जमीन पे मौजूद खुश्की, हवाओं और पानियों में बसती हैं, उनके तुमसे हसद और हसद की बिना पर इंसान दुश्मनी को परवान चढ़ने का मौका भी मिला। क्योंकि जब से ये जमीन तुम इंसानों के इसमें आजादी के साथ रहने के लिए चुनी गई, हमारी दुनिया महदूद हो गई, और इस जमीन पे इतने ठाठ से रहने के लिए तुम इंसानों ने अपनी तफरी के लिए जो कुछ किया वो खुलेआम हम गैर इंसानी मखलूक के लिए करना इतना आसान नहीं। तुम लोगों को ये गलत फहमी है कि हम नजर नहीं आते इसलिए सब कुछ कर सकते हैं, और हमारा ये मानना है कि हम नजर नहीं आते इसलिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कुछ सदियों से पिनपती तुम्हारी तमाशों की दुनिया यानी शोबिज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तुम लोगों ने तो हमें भी इसमें नहीं छोड़ा। हमारे बारे में निहायत कम और नाकिस इल्म रखने के बावजूद अपनी कयासराइयों पर मबनी तमाशों में हमें भी घसीट लाए। वैसे कभी कभी खुशी भी होती है कि तुम लोगों ने इस कदर कामयाबियों और तरक्कियों के बावजूद हमें भुलाया नहीं। रोश मुस्कुराया, लेकिन तुम गैर इंसानी मखलूकात पे बनी सभी फिल्में और ड्रामे कयासराइयां नहीं है, इंसानों के तुम गैबी मखलूकात से जुड़े तजर्बात और मुशाहिदात भी हैं। अच्छा, वाकई मसलन अगर किसी इंसान के साथ कभी हमारा आमना सामना हो तो भला वो हमारी ताकतों, हमारे इख्तियारात और हमारी दुनिया के बारे में कुछ भी दिखा के इंसानों को गुमराह कैसे कर सकता है? ये सब छोड़ो, तुम मुझे अपने किसी राज के बारे में बताने वाले थे ना। मेरा राज तुम्हारी इन्हीं इंसानी इजादात, तरक्कियों और बदलते वक्त से जुड़ा है। मेरा ताल्लुक खून पीने वाली गैबी मखलूक की जिस किस्म से है, उनमें से बस चंद ही ऐसे हैं जो खून को सिर्फ अपनी खुराक के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तुम्हारे खून के जरिए तुम्हारी दुनिया की सैर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझ जैसों की तादाद बहुत कम है, और जिनके पास ये खासियत है वो अपनी दुनिया के बहुत बाअसर और ताकतवर लोग हैं। अपने इस मकसद की तकमील के लिए मैं किसी भी इंसान के खून को तब तक पीता हूँ जब तक कि मेरा दिल चाहे, और मेरा दिल तब तक चाहता है जब तक कि मैं उससे जुड़ी उन सारी तफरीहात का मुशाहिदा न कर लूँ जो वो अपनी जिंदगी में करता रहा है। और जब तक उसकी जिंदगी के तजर्बात से मेरे मुशाहिदों की मुकम्मल तस्कीन नहीं हो जाती, वो जिंदा रहता है। और उसके बाद रोश ने अपने दाएं हाथ की हथेली की उंगलियों को खोलते हुए ऊपर उठ जाने का इशारा करते हुए अपना जुमला जैसे मुकम्मल किया, लेकिन अमल अभी भी हमतन गोश थी। रोश ने उसकी दिलचस्पी देखते हुए अपनी बात जारी रखी। अब तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं ऐसे कैसे करता हूँ। जब मैं किसी का खून अपने जिस्म में उतारता हूँ
और वो खून मेरे दिमाग तक पहुंचता है तो मुझ पे एक गशी सी तारी होने लगती है, बिल्कुल जैसे कोई नशा आवर। उस नशे में मेरे दिमाग में खून के छोटे छोटे उन लाखों खुलियों में लाखों तस्वीरें उभरने लगती हैं। वो मुतहरिक तस्वीरें जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी होती। वो उस इंसान की जिंदगी पे मुहित लाखों मुशाहिदों की तस्वीरें होती हैं। वो जो कुछ करता रहा है, उसके साथ जो कुछ होता रहा है, वो जहाँ जहाँ जाता रहा, जो कुछ खाता पीता पहनता रहा है, वो किस बात पे हंसा, किस बात से रोया, किस बात ने उसका दिल दुखाया, यहाँ तक कि जो सारे तमाशे उसने कभी भी देखे या वो किसी तमाशे का हिस्सा रहा, वो जिन लोगों के साथ रहता रहा या कभी मिला, मैं उनकी शक्लों या उनकी आवाज़ों से उन लोगों की जिंदगियों तक भी रसाई कर सकता हूँ। अब ये मुझ पर है कि मैं अपनी तफरीह के लिए क्या देखना पसंद करता हूँ, और उन मुतहरिक तस्वीरों में से जिस तस्वीर को मैं चाहूँ उसे चुनकर उसकी तफसील अपनी बंद आंखों के सामने बिल्कुल ऐसे देख सकता हूँ जैसे तुम इंसान किसी पर्दे पर अपनी बनाई फिल्मों को देखते हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं चूंकि इस इंसान के तवस्सुत से वो मुशाहिदात कर रहा होता हूँ तो मैं उस इंसान के असल जज्बात भी महसूस कर सकता हूँ कि जैसे ये सब मेरे साथ ही हो रहा हो। बस मेरी यही खासियत मुझे मेरी दुनिया की महदूद तफरीहात पे अफसोस करने से बचाती है, और यूं मेरी ये खूबी तुम इंसानों के जरिए मेरे गैर मामूली और बहुत वसी पैमाने की सियाहत का बाइस बनती है। रोश खामोश हुआ तो अमल ने एक सवाल किया, तो क्या तुम ऐसा सिर्फ इंसानों का खून पीकर ही कर पाते हो? नहीं, मैं किसी भी जानदार का खून पी लूं, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो। मैं हर किसी की जिंदगी में उसके गुजरे वक्त को देख सकता हूँ, लेकिन जानवरों की दुनिया तो हमसे भी ज्यादा महदूद होती है। बेशक उनकी जिंदगी में भी कई कहानियां और जज्बात होते हैं, लेकिन इंसानों जितनी वसी दुनिया तो किसी के पास नहीं। और इंसानों में से भी मुझे अपनी तफरीह की गर्ज से लड़कियों का खून पीने में ज्यादा दिलचस्पी है। एक तो उनके पास जज्बात और एहसासात की भरमार होती है, तो उनकी नजर से दुनिया को देखने और समझने का नजरिया अपने आप में ही बहुत तफरीह और दिलचस्प होता है। और मुझे यह कबूल करने में भी कोई आर नहीं कि मैं हुस्न परस्त हूँ, और अपनी रिहाइश गाह में हसीन लड़कियों की मौजूदगी भी मेरे लिए बाइसे तस्कीन होती है। मेरे लिए औरत का ज़ाहिरी बातनी रूप हसीन तरीन है। रोश ने कुछ तवक्कुफ किया और फिर बोला, तुम्हें एक खून पीने वाले दरिंदे के मुंह से ये रोमानवी किस्म की बातें बहुत अजीब लग रही होंगी ना? नहीं तो अगर मैं रोमानवी बातें करने वाले इंसानों की दरिंदगी ना देख चुकी होती तो शायद एक दरिंदे के मुंह से रोमानवी बातें मुझे अजीब लगती। अमल ने संजीदगी से कहा, जानता हूँ तुमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, इसीलिए मैंने अम्बरा से तुम्हें खरीदा। कुछ अरसे से हर दूसरे इंसान से मुझे तकरीबन एक ही जैसे तजर्बात देखने को मिल रहे थे। वही तर्ज जिंदगी, वही रहन सहन, वही झूठी सच्ची मोहब्बतें, यहाँ तक कि उनके देखे वही एक ही तमाशे यानी फिल्में और ड्रामे। मेरा शिकार ज्यादातर ब्रिटिश, स्पेनिश, इटालियन और अमेरिकन लोग रह चुके हैं। कुछ अफ्रीकी नस्ल के इंसानों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक लंबे अरसे के बाद जब मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया तो मैंने बिना आजमाए तुम्हारे सौदे से इनकार कर दिया, लेकिन कल महज चंद कतरों में तुम्हारा तारुफ हुआ तो जाना कि तुम्हारे अंदर तो वाकई बहुत कुछ है। बेइंतहा कहानियां, बेशुमार किस्से, बेतहाशा जज्बात और तोड़ जिंदगी के रिश्तों और तजुर्बों से गुजरते तुम्हारे इंसान और हमारे बारे में नजरियात, माशरती और माशी गुलामी से आज़ाद जिंदगी की तरफ आने तक का तुम्हारा सफर इंसानों के बहुत गैर मामूली रवैयों और बेहिसी की निशानदेही करता है। ये बात मेरे लिए दिलचस्पी का बाइस है कि जब बहुत सारे इंसान मिलकर किसी एक इंसान की तरफ बेहिसी और बेरहमी का मुजाहरा करते हैं तो क्या वो हम बज़ाहिर बेहिस और बेरहम खूनी दरिंदों को भी मात दे सकते हैं? और मैंने तुम्हारे मुख्तसर से तारुफ में तुम्हारी जिंदगी और मौत के बारे में नजरियात को भी जान लिया, लेकिन तफसील से इज्तनाब बरता कि अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ रहने के लिए चुना गया है। रोश ने उसे एहसान मंदी से देखा। फिर तो मेरे यहाँ ज्यादा अरसा जिंदा रहने के चांसेस कम है कि मेरे पास अफसुर्दगी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं, और मेरी नजर में ये मस्बत तफरी नहीं होगी। अमल ने नजरें झुका ली। तुम्हें क्या खबर कि कौन सा मौजू मेरे लिए तफरी का बाइस हो? तुमने सारी जिंदगी बेशुमार मुताला किया है, बेतहाशा किस्से कहानियां तारीख पढ़ रखी है और बहुत बड़ी तादाद में फिल्में और कुछ ड्रामे भी देख रखे हैं। तो उन सब कहानियों को पढ़ना, तुम्हारी तसव्वुराती आंख से देखना और उन सारी फिल्मों का लुत्फ उठाना अभी बाकी है जो तुम पढ़ और देख चुकी हो। तुम्हारी जिंदगी की तवालत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी तफरीह के लिए एक लंबी मुद्दत का सामान मुयस्सर आ चुका है। तो जब तक जिंदा हो, मतलब यहाँ हो, खाओ पियो आराम करो, अपनी पिछली बेआराम जिंदगी की सारी कसर यहाँ पूरी कर लो यार। इसे अपनी इनफरादियत का और मेरे साथ ताउन का मुआवजा समझ लो, और बस। रोश ये कहते हुए उस सोफे के पीछे चला गया जिस पे अमल बैठी थी। वो शायद उसका खून पीने लगा था, लेकिन काफी देर तक जब रोश उसकी गर्दन पे नहीं झुका तो उसने पलट के देखा, वो वहां मौजूद ना था क्योंकि वो जा चुका था। रात नींद में उसने अपनी गर्दन पे कुछ सनसनाहट महसूस की तो अपना हाथ गर्दन पे ले जाना चाहा, लेकिन उसके हाथ और गर्दन के बीच कोई सर था। अमल की उंगलियां उसके सर के घुंघराले बालों में उलझ गईं।
اس نے آنکھ کھولی تو روش کو اپنا خون پیتے پایا۔ وہ دم سادھے اسی طرح سیدھی لیٹی رہی۔ اس نے کئی فلموں میں دیکھا تھا کہ کسی انسان کی گردن میں دانت گاڑے جب کوئی خون پیتا ہے تو وہ لمحے انسان کے لیے خوفناک اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اسے تو روش کے دانت اپنی گردن میں گاڑے جانے کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ وہ جب اس کا خون پی رہا ہوتا تھا تب بھی کوئی تکلیف، کسی درد کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ کسی بے حس انسان کی بات اور اس لمحے کا تصور اس کے دماغ میں اچانک ابھرا۔ اگلے ہی لمحے روش نے اپنا سر اٹھا کے جاگتے ہوئے عمل کو دیکھا، جس کی آنکھیں اب بھی اس بے حس جملے سے پہنچی تکلیف سے نم تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں کچھ پل دیکھتا رہا اور پھر اس کی گردن پہ جھک گیا، لیکن خون پینے کے لیے نہیں، اس کے نوکیلے دانتوں کے چھوٹے سے زخم پہ اپنی زبان پھیرنے، جس سے اس کا تازہ زخم کسی پرانے زخم کے نشان کی طرح بند ہو گیا۔ اور پھر فوراً ہی وہ واپس اٹھ بیٹھا۔ وہ جو اس کے اس عمل کو محسوس کر چکی تھی تو بولی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آئینے میں دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ بمشکل اپنی نشے میں چور آنکھیں کھولے، پھر عمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے ذریعے کوئی دل کو خوش کر دینے والی کہانی دیکھنے آیا تھا۔ ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنی ساری متحرک تصویروں میں سے تم کس میں مسکرا رہی ہو، لیکن تمہارے ابھی کے اس تصور نے مجھے اس کا پس منظر دیکھنے پہ مجبور کر دیا کہ دیکھوں کہ وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ درد جسمانی مسئلہ نہیں، محض ذہن کی خرافات ہے۔ اور وہ اپنے آخری ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ وہیں آنکھیں بند کیے لیٹ گیا۔ عمل جو اس کے وہیں لیٹ کے اس کی زندگی کی سیاحت پہ نکل جانے کی اس اچانک افتاد پہ کسی قدر جھجک گئی تھی، اپنا لباس بمشکل اس کے نرغے سے کھینچتی ہوئی بستر سے اتری۔ اس نے روش کا بستر سے نیچے لڑکھڑاتا ایک بازو اس کے سینے پہ رکھا اور اس کی پلنگ سے نیچے لٹکتی ٹانگوں کو بہت جان لگا کے پلنگ پہ سیدھا کیا۔ روش کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کافی مضبوط اور وزنی جسم کا مالک تھا، اسی لیے اسے بستر پہ ٹھیک کرتے کرتے عمل کی سانسیں پھوٹ چکی تھیں۔ وہ ابھی اتنی تندرست نہیں تھی، نہ ہی اس میں اتنی سکت تھی۔ پھر وہ کسی خیال سے سنگھار میز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ گردن سے اپنے بال پیچھے کر کے اس نشان پہ ہاتھ پھیرا تو وہاں تازہ زخم جیسا کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک بہت ہلکا اور غیر واضح نشان تھا۔ وہ اب روش کی اس حرکت کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ ہر بار اس کا خون پینے کے بعد اس لیے ایسا کرتا تھا تاکہ زخم مندمل ہو جائے، اور اس کے اس عمل کے جادوئی اثر سے وہ زخم فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے بستر کے پاس چلی آئی، کچھ دیر پلنگ پہ بے خبر پڑے روش کو دیکھتی رہی، جس کی بند آنکھوں کی پتلیاں ادھر ادھر حرکت کرتی محسوس ہوتی تو کبھی اس کی پیشانی پر بھل آ جاتے۔ نہ جانے وہ کیا دیکھ رہا تھا۔ اگر بقول اس نے اپنے دیکھنے کے لیے وہ لمحہ چنا تھا جو اس کا خون پیتے ہوئے عمل کے تصور میں ابھرا تھا تو یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی اداسیوں کو کسی کے لیے بھی تفریحی موضوع بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ ہمیشہ رونے دھونے والے ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے دور بھاگتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اصل زندگی میں کیا کم پریشانیاں ہیں جو اپنے تفریحی لمحوں میں بھی یہ سب دیکھے، اور اب وہ روش کو اپنے سامنے انہی اداس لمحوں کو جیتے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرے، مگر کیسے؟ پانی نہیں، وہ ناراض ہو گیا تو؟ یہ سب اس نے اپنی مرضی سے چنا ہے، مجھے اس کی اس چیز میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ نظریں ٹکائے پیچھے ہٹتی گئی اور صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا خیال تھا وہ جلد ہی اس سب فضولیات سے تنگ ہو کر خود ہی اپنی آنکھیں کھول دے گا، لیکن وہ اس طرح پڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ اندازہ عمل نے اس خوابگاہ کے گلاس ڈور سے آتی روشنی سے لگایا، وہ روشنی جو اس کی خوبصورت شاہی ہوس کے پیچھے والی بڑی سی شیشے کی دیوار سے منعکس ہو کر آ رہی تھی۔ روشنی آنکھیں کھول کے دائیں جانب صوفے پہ نیند سے نڈھال بیٹھی تھکی تھکی سی عمل کو دیکھا۔ تم سوئی نہیں؟ روش نے بستر سے اترتے ہوئے پوچھا، لیکن عمل خاموش رہی۔ ویسے تو یہ پورا محل میرا ہے، میں جہاں چاہے آ جا سکتا ہوں، بیٹھ یا سو سکتا ہوں، اور تمہیں میں خرید چکا ہوں تو میں تم سے معافی مانگنے کا مجاز نہیں ہوں۔ پھر بھی میں نے آج جو کچھ تمہارے بارے میں دیکھا اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ کوئی تمہیں اپنی ملکیت کہتا تھا اور شادی کے کاغذات کو ملکیت نامہ، اور اس نے تمہیں ایک بے جان چیز کی طرح ہی سمجھا اور رکھ کر بھول گیا، نہ تمہاری ذمہ داری اٹھا سکا، نہ تمہیں محبت دے سکا، بلکہ تمہیں یہ کہہ کر کہ تمہاری ساری دردیں بس تمہارے ذہن کی اختراع ہیں، تمہارے علاج معالجے سے بھی لاپرواہ رہا، اور یوں تمہاری جسمانی تکلیفوں کے ساتھ تمہاری ذہنی تکلیفیں بھی بڑھتی گئیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تمہیں خریدنے کے باوجود میں تمہیں اپنی ملکیت نہیں کہوں گا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے تصور اتنے طویل ہو جائیں گے، میں تو بس کچھ پل کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن تمہاری تکلیفوں کی تہ در تہ صورتحال مجھے تمہاری زندگی میں پیچھے اور پیچھے لے جاتی رہی، اور میں ہر بات جاننے کی غرض سے نہ جانے کہاں کہاں گھومتا رہا۔ افسوسناک تھا سب میرے لیے، لیکن بے حد حیران کن بھی۔ انسان، ہاں، روش نے انسان کا لفظ اپنا سر جھٹک کے تنزیہ ادا کیا۔ عمل نے اپنی بھیگی آنکھیں جھکا لیں اور بولی، تم نے کہا تھا نا کہ میں تم سے تعاون کرتی ہوں اور خاص بھی ہوں، تو اس کے انعام میں تم مجھے اپنا رازدان بنا کر بری کیسے ہو سکتے ہو؟ میں تو تمہارے رحم و کرم پہ زندہ ہوں، یہاں سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتی،
तो भला तुम्हारा राज मुझसे अफशा हो जाना कैसे मुमकिन हो सकता है? ये नाम तो ना हुआ ना? मुत्तफिक, तो क्या चाहती हो? रोश ने उससे इत्तफाक करते हुए उसकी मर्जी का इनाम पूछा। मेरे साथ तुमने एक जहनी ताल्लुक कायम किया है जो मेरे लिए एक नया और अनोखा तजर्बा है। मैं तुमसे ये ताल्लुक यहीं तक रखने की दरख्वास्त करती हूँ। जानती हूँ तुम अपनी खुराक के लिए मेरे खून के मोहताज नहीं, क्योंकि ना तो ये इतना जवान है और ना ही सेहतमंद। मैं सिर्फ तुम्हारी इंसानी जिंदगी की सेहत का जरिया हूँ, तो तुम अपनी बाकी हर तरह की जरूरियात या तलब कहीं से भी पूरी कर सकते हो। वैसे भी तुम हुस्न परस्त हो, तो मुझ जैसी आम लड़की की वजह से कम तुम अपना साबका रिकॉर्ड तो तोड़ना नहीं चाहोगे ना? वो अमल को देखते हुए उसके सामने आ बैठा। समझ गया, वैसे तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे खून की एक ही खुराक से तुम्हें इतना तो जान ही गया था। वो ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ और मजीद बोला, और वाकई मैं अपना सबका हुस्न परस्ती वाला रिकॉर्ड कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा। तुम बस मेरी सेहत का सामान करने के लिए ही हो। तुम्हारे जिस्म में खून ही ना रहा तो मैं अपने अंदर क्या उतारूंगा और क्या देखूंगा? चलता हूँ। उसने पलट कर जाने के लिए कदम बढ़ाए और देखते ही देखते वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। अमल ने चैन की एक सांस ली। रोश की बातों से उसके सर से एक बोझ उतरा था। सारी रात यूं बैठे रहने, थकन और अपने एक वसवसे से छुटकारे ने उसे एकदम ही हल्का कर दिया था। वो बिस्तर में घुसते ही सो गई। वो खाने की मेज पर आकर बैठी ही थी कि कमरे के दरवाजे की तरफ से उसने एंजेला को अपनी तरफ आते देखा, जो एक सुनहरी ट्रे में रखे शीशे का ग्लास लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस ग्लास में हरे रंग का पानी मौजूद था। ये रोश ने आपके लिए भेजा है और कहा है कि आप कुछ खाने से पहले इसे नोश कर लें। उस लड़की ने वो ग्लास मेज पर उसके सामने रख दिया। क्यों, इसमें क्या है? रोश ने कहा है कि इससे आपकी एनीमिया और हाइपर इंसोमिया दोनों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वो जाने के लिए पलटी और दरवाजे तक जाते जाते गायब हो गई। रोश को कैसे पता कि मुझे? हाँ, यकीनन मेरे खून से। उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल और जवाब किया। उस ग्लास में मौजूद शरबत का रंग ताज़ा सब्ज था और उससे एक ठंडी और मीठी सी खुशबू आ रही थी। करेले का जूस तो हो नहीं सकता, उसकी खुशबू से तो वाकिफ हूँ। पीऊँ या ना पीऊँ, अपना मुल्क छोड़ के चले आने के सिवा अब तक उसने अपनी मर्जी से क्या किया है? जब खुद को हालात के रहमो करम पे छोड़ ही दिया है तो जिद लगाना या किसी चीज से इनकार करना वैसे भी लाहासिल था। क्या फर्क पड़ता है? उसने ये सोचते ही ग्लास को उठाया और 3 सांसों में ग्लास खाली कर दिया। वो जो कुछ भी था इतना ताज़ा और मज़ेदार था कि उसे ये पीने के बाद ज़रा अफसोस नहीं हुआ और फिर उसने मेज़ पर मौजूद खाना खाया। 3 दिन तक उसे वही शरबत 3 वक्त पिलाया जाता रहा। इस दौरान रोश भी कभी कभार उसके सोते तो कभी जागते हुए उसके पास आता, अपनी सेहत के शौक के हाथों मजबूर होकर। वो उसकी जिंदगी से जुड़े बहुत से सच, बहुत से वाकयात, बहुत से लम्हात, बहुत से रिश्तों से वाकिफ हो चुका था। उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी सोचें, उसकी जात, लेकिन अभी भी कितना कुछ था जिनसे वो वाकिफ होना चाहता था। अमल ने जिंदगी के कई साल घर की चारदीवारी में गुजारे थे और उसकी जिंदगी में अमली तौर पर तफरीहाती सैर सियाहत के मौके बहुत कम आए थे। तो रोश उसके शहर और मुल्क को ज्यादा तो नहीं देख पाया था, लेकिन जितना देखा था उसे दिलचस्प पाया था। और वो देखता भी चूंकि अमल की नजर से था, तो कभी कभार कोई मामूली सी इमारत, कोई मामूली सा इलाका, कोई मामूली सा बाग भी अमल की बारीक बीनी से बहुत दिलचस्पी का बायस बन जाता था। वो कुदरती मनाजिर को देखकर बेइंतहा खुश होती थी। पिछले कुछ अरसे से रोश ने लोगों के जरिए इस बात का मुशाहिदा किया था कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे, पिकनिक मनाते या दावतों में शामिल होते हुए लोग इर्द गिर्द के माहौल पे नजर दौड़ाने की बजाय हाथ में पकड़े उस छोटे से जादुई डब्बे पे नजर गाड़े रखते थे, जिसके जरिए से वो सब एक दूसरे से बातें करते और जाने क्या क्या मुतहरिक तमाशे देखते थे। गालिबन उसे मोबाइल फोन कहते हैं। इंसान की एक और जादुई तख्लीक। अमल जब घर से बाहर किसी दावत, किसी सियाहत या किसी सफर में होती तो उसका फोन दूसरे लोगों की तरह उसके हाथ की बजाय उसके बैग या अपनी जैकेट और जीन्स की जेबों में होता, तो वो कुदरत को मुकम्मल तौर पे एंजॉय करती और लोगों की तरफ पूरी तरह मतवज्जा होती थी। और यूं रोश की दिलचस्प सियाहत के मुशाहिदे का तसलसल बिल्कुल न टूटता। अमल अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ज्यादातर कुदरती तस्वीरें खींचने के लिए करती, क्योंकि उसके पास कैमरा खरीदने के पैसे नहीं थे। रोश कैमरे के इस्तेमाल से भी वाकिफ था और फिर उसने कैमरे को मोबाइल फोन में मुंतकिल करने का सफर भी देखा था। अमल को फोन की बेल, गाड़ियों के हॉर्न और यहाँ तक कि दरवाजे की घंटी जैसी सभी मसनूई आवाजों से चिढ़ती, लेकिन परिंदों की आवाजें, हवाओं की सनसनाहट, बारिश बरसने, झरने बहने की आवाजों को वो जिस शौक और वसूख और दिलचस्पी से सुनती थी, वो सब रोश के लिए भी बहुत दिलचस्पी का बाइस था। रोश ने देखा कि अमल जब भी कुदरती मनाजिर से दूर वापस घर जाने लगती बेहद उदास हो जाती थी, या जब वो महीनों घर में मुकीद अपनी जरूरियात का सामान लेने के लिए भी घर से बाहर न निकल पाती तो वो बहुत मायूस हो जाती, क्योंकि वो जिसकी मलकियत थी वो उसकी बुनियादी जरूरियात के साथ साथ उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत से भी लापरवाह था। ऐसी बेहिस्सी में रोश ने कई बार घर की चारदीवारी में अमल को तड़प तड़प के रोते देखा था। वो जहनी, जिस्मानी, मौशरती और मौशी तौर पे पूरी तरह से किसी और पे मुनसर थी और ये बात उसके लिए बहुत अजियत का बाइस थी।
आज तक जिन लड़कियों का खून वो पी चुका था उनमें ज्यादा तादाद आज़ाद और खुद मुख्तार लड़कियों की थी, और वो जो किसी दूसरे की जिम्मेदारी थी उसमें खुश और मुतमईन थी, और जो खुश नहीं होती थी वो अपनी नापसंदीदा सूरत हाल से खुद को निकाल कर अपनी राहें अलग कर लेती थी। लेकिन अमल के केस में तो उसे अपनी सूरत हाल से निजात पाने का भी कोई इख्तियार न था, और एक लंबे अरसे तक वो एक ही तरह की सुबहों और शामों के दायरे में घूमती रही थी। शायद पिछली कैद ने अमल को रोज की कैद से मुज़ाहमत ना करने की मशक करवाती थी, और कैद में रहना उसके लिए कोई नई बात ना थी। लेकिन अगर उसे कैद में रहने से कोई इख्तलाफ ना था तो ये अपनी सारी मौशरती बेड़ियां तोड़ के यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि वहां उसके जज्बात मजरूह हुए थे। उसके अपनों ने बार बार एतबार तोड़ा था। वहां उस कैद को अपनी मर्जी से कबूल करने के बावजूद उसकी कदर नहीं की गई थी। उसे धुतकारा गया था, उसे जहनी और जिस्मानी अजियतें दी गई थी, और उसके अपनों में उसे हद दर्जा जलील किया गया था। जज्बाती तौर पर उसे हर बार ब्लैकमेल करके उसी तकलीफ दे जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया था। उसका एतबार, भरोसा, जीने की उम्मीद, कुछ करने का जज्बा, आगे बढ़ने का हौसला सब खत्म कर दिया गया था। लेकिन यहाँ की कैद में भी वो कितनी मुतमईन थी। क्यों? शायद इसलिए कि यहाँ उसका कोई अपना उसे तकलीफ देकर, बेतनाई बरत कर, उसका एतबार तोड़कर उसे किसी किस्म की जहनी या जिस्मानी अजियत नहीं दे रहा था। तो क्या अमल ने माजी के उन सब दुखों से निजात के एवज खुली फिजा में सांस लेने की खातिर अपनी आखिरी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया? यानी अगर उसे महज इज्जत और एतबार ही दे दिया जाता तो उसे वो कैद भी कबूल थी। रोश सोती हुई अमल को देखकर यही सब सोचते हुए उसके यहाँ इत्मीनान से होने की वजह खोज रहा था। सब कुछ जानने और समझने के बावजूद रोश ने अमल पे एक नजर डाली तो दिल ही दिल में खुद से कहा, तभी इसे न जिंदगी से दिलचस्पी है न ही अपनी मौत का डर। वो शहाना चाल चलता हुआ उसके बिस्तर के पास आया। कुछ देर उसे यूं ही गहरी नींद में बेखबर सोता देखता रहा और फिर वहां से चला गया। वो बहुत देर से खूबसूरत हौज के पीछे बड़ी सी शीशे की दीवार से बाहर उस खूबसूरत जंगल को देख रही थी। वहां के हरे भरे दरख्त और अजीबोगरीब परिंदे सब बहुत दिलचस्प था। बस बाहर की दुनिया का यही एक मंजर था जो वो रोज देखती थी। वो खड़े खड़े थक गई तो बेडरूम की तरफ वापस पलटी। सिंगार में इसके सामने बैठी अपने बाल संवारते हुए उसने देखा कि कुछ दिन पहले वाली दवाई के तौर पर उसे पिलाए गए उस सब्ज मशरूब ने उसकी जिस्मानी कमजोरी बहुत तेजी से खत्म कर दी थी। उसकी दिन रात की वक्त बेवक्त नींद ने भी उसकी जान छोड़ दी थी। अब वो एक मखसूस वक्त पर सोती और जागती थी। गुज़िश्ता चंद सालों से उसकी आंखों के नीचे पड़े हुए हल्के भी चंद ही दिनों में गायब हो चुके थे, और उसके बाल जो एक लंबे अरसे से मतवातर गिर रहे थे उनका झड़ना भी बंद हो गया था। पर इस बेहतर होती सेहत का अब वो क्या करेगी? जब रोश की सेहत मुकम्मल हो जाएगी वो उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेगा और बाकी रह जाएगी सिर्फ मौत। लेकिन बीमारी के आलम में वो यही तो हमेशा कहती थी कि लंबी जिंदगी का क्या करना है इसे, बस जितना जिए सेहतमंद जिए। चलो मुझे अपने लिए तो सेहत नसीब ना हो सकी, आज मिली भी है तो। उसने ये सोचते हुए अपनी नजरें उठाई तो सामने आईने में रोश था। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर फिर अमल ने अपनी गर्दन से अपने बाल हटा दिए कि वो उसकी आमद की वजह से वाकिफ थी। लेकिन रोश ने उसके बाल वापस उसकी गर्दन पर किए और आईने में अमल की उदासी से भरी आंखों को देखते हुए सवाल किया, तुम जंगल देखना चाहोगी? नहीं, फिल्मों में बहुत देखे हैं, जवाब आया। यहाँ जंगली जानवर भी हैं, लेकिन मेरे होते हुए कोई तुम्हारे पास नहीं फटकेगा। रोश की बात पे वो हाँ में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। इतनी जल्दी एतबार भी कर लिया? रोश ने पूछा तो अमल बोली, मैंने तुम पे एतबार नहीं किया, किसी पे एतबार नहीं है, इसलिए एतबार टूटने का डर भी नहीं, बाकी डर तो सानवी है। ये सुनकर वो आगे बढ़ गई। उस दिन रोश ने उसे उस जंगल के अजीबो गरीब लेकिन निहायत खूबसूरत दरख्त और पौधे दिखाए, और एक बहुत बड़े और ऊंचे दरख्त के तने से लिपटी एक बेल दिखाते हुए बोला, ये बेल इस दरख्त से अपनी खुराक हासिल करती है, और देखो ये दरख्त और ये बेल दोनों कितने हरे भरे हैं। इस दरख्त की अजीब बात यह है कि अगर इस दरख्त के पास ये बेल ना उगे तो ये दरख्त भी जी नहीं पाता और मुरझा जाता है। यानी जो बेल इसकी वजह से जिंदा रहती है, इस बेल को अपने पास उगता ना पाकर और इस बेल को खुद से खुराक ना पहुंचाकर ये भी जिंदा नहीं रहता। अमल ने बहुत नरमी से उस बेल के पत्तों और दरख्त के तने को छुआ। रोश पर एक गहरी नजर डाली तो वो जैसे अपनी ही बात में कहीं उलझ गया। अमल की आंखों में देखते हुए रोश जैसे उस मौजू को वहीं खत्म करते हुए बोला, चले। अमल उसके साथ आगे बढ़ गई। इस जंगल में फूल क्यों नहीं है? मतलब जंगली फूल ही सही, इतना हरा भरा जंगल लेकिन कहीं घास में उगा हुआ एक छोटा सा फूल तक नहीं। अमल के सवाल पे रोश बोला, इस जंगल में बस एक ही नस्ल के सब्ज रंग के बहुत ही नायाब और बेहद छोटे छोटे फूल उगते थे, अमरूद के बीज से भी छोटे, और इस कदर हसीन फूल जिसका तुमने तस्वुर भी नहीं किया होगा, लेकिन तादाद में बहुत कम। इस पूरे जंगल में बस चंद हजार। उस फूल का नाम केवरी था।
اگر ان کی ادویاتی خصوصیات سے فائدہ اٹھانا ہو تو اس جنگل میں موجود اس آخری پھول کو بھی تلاش کر کے ان سب کو ایک ساتھ پیس کر ایک ایسا مشروب بنایا جا سکتا تھا جس کے اثر سے کسی بھی بیمار کی کوئی بھی بیماری دور کی جا سکتی تھی. لیکن ایک بار توڑے جانے کے بعد وہ پھول دوبارہ کبھی نہیں اگ سکتے تھے. سو پہلی اور آخری بار استعمال کیے جانے پر وہ دوبارہ کبھی نہیں اگے. تو کیا وہ پھول توڑ لیے گئے ہیں؟ اس نے رک کر روش کو دیکھا اور پھر کچھ یاد آنے پر چونکی. کیا وہ مجھے پلائی جانے والی دوا؟ اوہ. روش نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ پریشان سی اسے تکنے لگی. مجھے ایسی کون سی جان لیوا بیماری تھی؟ خون کی کمی کی بیماری تھی اور ڈپریشن کی وجہ سے ہر وقت نیند میں رہنے کی بیماری تھی. تو اچھا ہی تھا نا، جتنا سوتی رہتی اتنا سوچوں سے بچی رہتی، اور خون کی کمی سے ایک دن جان ہی چلی جاتی نا. وہ تو کچھ دن بعد ویسے بھی جانے والی ہے. آخری جملہ اس نے دھیمے سے ادا کیا اور روش کے چہرے سے اپنی نظریں پھیر کر آگے بڑھ گئی. وہ وہیں کھڑا عمل کو مختلف پرندوں، پودوں اور درختوں کو دیکھنے لگا. اس نے نوٹس کیا کہ آج پہلی بار عمل کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر زندگی کی جو رمق اس نے کچھ دیر پہلے تک دیکھی تھی وہ ایک بار پھر گہری اداسی میں بدل گئی تھی. وہ اتنا جان چکا تھا کہ جب وہ مایوس ہوتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ بہت خاموش ہو گئی تھی. اس نے روش سے پھر کوئی سوال نہیں کیا تھا. دن بیتتے گئے. روش اس کے خون کے کچھ گھونٹ پی کر اس سے وابستہ ماضی کی پرتیں کھولتا جا رہا تھا. اس کے دماغ میں چلتی ان گنت متحرک تصویروں میں سے اپنی پسند کی متحرک تصویر اپنے دماغ کی پردہ اسکرین پر دیکھتے ہوئے روش کی غشی کے یہ دورانیے اکثر بے حد طویل ہو جاتے، اور عمل ہر گزرتے دن کے ساتھ یہی سوچتی کہ روش کی تفریح کا سامان ان قریب ختم ہونے والا ہے. ایک بار روش اسی طرح عمل کی زندگی کی لمبی سیاحت پہ نکلا ہوا تھا، اور تبھی عمل نے دیکھا کہ روش کی بند آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل رہے ہیں. وہ قالین پہ بیٹھ گئی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر اس کے چہرے پر چھلکتے ایک آنسو کو اپنی انگلی سے اٹھا کے دیکھنے لگی. وہ رو رہا تھا. عمل نے دیکھا کہ اس کی بند آنکھوں کے کونوں سے نہ جانے کتنی دیر تک آنسو بہتے رہے. وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے ٹپکتے آنسو صاف کرتی تھی کہ وہ پھر بھیگ جاتے. آنسو کی لمبی لڑی لگی ہوئی تھی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اور جب روش نے آنکھیں کھولیں تو خون کا نشہ تو اتر چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے لال ہو رہی تھیں. وہ عمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم نے اتنی بار جسمانی تشدد برداشت کیا؟ کتنی بار تمہاری جان جاتے جاتے بچی؟ کیوں؟ تم بھی جواب میں مارتی اسے، پھر اپنی بات پہ خود ہی سر جھٹک دیا. تم چاہتی تھی لیکن جسمانی طور پہ اس کی برابری نہیں کر سکتی تھی نا، جیسے وہ زبانی طور پہ تمہاری دلیلوں کی برابری نہیں کر پاتا تھا، اور تمہیں جذباتی طور پہ کمزور کرنے کے لیے اس نے تمہارے حوصلے توڑنے کی ٹھانی. وہ بھی نہ کر سکا تو جسم کو توڑنے کی کوشش کی، اور تم جانوروں کی طرح مار کھاتی رہی. تم میری جسمانی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتی. میں اگر ایک کسی کو تھپڑ مار دوں تو شاید وہ دوبارہ زمین سے نہ اٹھ پائے، اور وہ ایک عام بلکہ ایک ناکارہ سا انسان ہو کے تم پہ پوری طاقت سے ہاتھ اٹھاتا رہا. ایسا تو میں نے بھی کبھی اپنے اس شکار کے ساتھ نہیں کیا جو مزاحمت کرتا تھا یا مجھ سے لڑنے کی کوشش کرتا تھا. وہ درد جو تمہاری ہڈیاں ٹوٹنے پر تم نے محسوس کیا وہ میں نے بھی محسوس کیا. تمہارے ماضی سے جڑنے کے بعد میرے جذبات، احساسات، سوچیں سب وہ ہوتے ہیں جو اس وقت تمہارے ہوتے ہیں، یعنی میں اس وقت تمہارے وجود کا حصہ ہوتا ہوں. تو کیوں سہا؟ مجھ میں روکنے کی سکت نہیں تھی لیکن تم میں تو تھی. عمل نے بھیگی آنکھوں سے پوچھا. وہاں میں جسمانی طور پہ نہیں ہوتا، صرف روحانی طور پہ ہوتا ہوں. جسم تو تمہارا ہی ہوتا ہے لیکن اس سے جڑی تکلیفیں، اس دماغ میں چل رہی سوچیں، اس دل پہ ان سب تکلیفوں کا اثر میں تمہارے اندر کی روح سے جڑ کے محسوس کر رہا ہوتا ہوں. کاش میری روح کی طرح میرا جسم بھی تمہارے ماضی کا سفر کر سکتا تو میں وہ سب ہونے ہی نہ دیتا، سب بدل دیتا. روش نے اسے اس کے ماضی میں اپنے اختیارات کی حدود کی تفصیل بیان کی. میں نے بہت سے ظالم لوگوں کا خون پیا ہے اور ان کے ہاتھوں ہوئے قتل کے مشاہدات بھی کیے ہیں، لیکن میرا دل کبھی نہیں پسیجا. مگر تمہارے توسط سے پہلی بار کسی مظلوم کی نظر سے اس درجہ جسمانی تشدد کو محسوس کیا تو میں تمہاری تکلیف سے نجات کے راستے ڈھونڈنے کے لیے تمہارے ارد گرد کی ہر ممکن صورتحال میں پھرا، اور ایک لمبی تگ و دو کے بعد بھی جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو یہ جان کر زیادہ تکلیف ہوئی کہ تمہارے چہرے کے زخم اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں تک کو دیکھ کر تمہارے اپنوں نے بھی آنکھیں بند کیے رکھی، یہاں تک کہ تم نے اپنی زبانی خود پر ہوئے ہر ظلم کا خلاصہ کیا. تب بھی انہوں نے تمہیں پناہ دینے یا کسی بھی طرح تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. تم بالکل اکیلی رہ گئی. روش کو اتنا پریشان عمل نے کبھی نہیں دیکھا تھا. بہت ہو گئی انسانی زندگیوں کی کڑوی حقیقتوں کی سیاحت. میں ہمیشہ سے افسردہ فلمیں بنانے کے خلاف رہی ہوں جو انسان کو ہنسانے کی بجائے رلاتی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو یہ سب دیکھ کر خود کو بہتر انسان بنانے کا سوچتے بھی ہیں
मुट्ठी भर भी नहीं। लेकिन यही किसी सुपर हीरो की या जंगो जदल मार धाड़ से भरपूर फिल्म हो तो हर इंसान अपने आप को एक्शन हीरो समझने लगता है। यहाँ तक कि जालिम विलन की ताकत से मरूब होकर खुद को ताकतवर कहलवाने की सही में उसकी नकल करने लगता है। हम दूसरों को अपनी ताकत से नीचा दिखाकर गरूर करते हैं, होठ के लिए बातें ओढ़कर नकली बनकर खुद पर फख्र महसूस करते हैं। तुम जानते हो मैं इस कैद में भी मुतमईन कैसे हूँ? क्यों जिताती हूँ कि मुझे कैद करने वाले ने खुद को ताकतवर साबित करने के लिए ताकतवर होने का लिबादा नहीं ओढ़ रखा। लेकिन जिस दुनिया से मेरा ताल्लुक है ना, वहाँ नकली और झूठे लोग बहुत कसरत से हैं, तो झूठ से बनी नाम निहाद आज़ाद दुनिया से बेहतर तुम्हारी दुनिया की कैद है। बस बहुत हो गया, अब मेरा किस्सा ख़त्म कर दो ताकि तुम्हारा ये नया गम भी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए। अमल ने गमगीन रोश को देखते हुए इल्तिजा की, लेकिन वो जा चुका था। कई दिन गुजर गए, वो नहीं आया। अमल को लगा कि उसका दिल शायद इस अफसरदा तफरी से ओप चुका है। वो दिन रात उसी कमरे में रहते हुए कभी पलंग पे लेटी सुनहरी छत को तकती रहती, कभी सुनहरे फानूस को, या कभी होश के पीछे शीशे वाली दीवार से बाहर जंगल को। ना रोश आता और ना मौत। कैद को उसने माजी में भी बर्दाश्त किया था, मगर जबरदस्ती, लेकिन यहाँ अपनी मर्जी से कर रही थी। फिर एक दिन हिम्मत करके उसने उस कमरे से कदम निकालने का फैसला किया। अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सुनहरी राहदारी खामोश थी, मगर नामालूम सरगोशियां फैली हुई थीं, लेकिन कोई दिखाई न देता था। उस गार नुमा महल में घूमते फिरते और रोश का कमरा तलाश करते करते उसने तकरीबन पूरी इमारत छान मारी थी, जहां उसके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर हर लम्हे किसी के साथ होने का खौफनाक एहसास जोर पकड़ता जा रहा था, और फिर वो सरगोशियां शोर में बदलती गईं, यहाँ तक कि उन गैर इंसानी आवाज़ों का शोर इतना बढ़ गया कि वो भागने लगी। मगर उसे अपना कमरा नहीं मिल रहा था। वो वापस बड़े सुनहरी हॉल में आन पहुंची। सामने बहुत बड़ा दरवाजा था। वो उसकी जानिब लपकी तो चारों तरफ गुप अंधेरा छा गया, और जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो बासानी खुल तो गया, लेकिन बाहर कदम रखते ही उसने जंगल को भी अंधेरे में डूबा हुआ पाया। महल से पीछा करता नजर न आने वाली बलाओं का शोर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच चुका था। वो कानों पे हाथ रखे और आंखें भींचते वहीं बैठ गई। उसने महसूस किया कि किसी बातिल की मानियत खौफनाक आवाज में करछते धुएं जैसे वजूद ने उसे आन जकड़ा है। वो चीख पड़ी। वो खौफ से चीखती रही जब तक कि उसे अपना नाम सुनाई नहीं दिया। अमल। उसने आंखें खोली तो सामने रोश था। उसने खौफ से कांपती अमल को किसी बच्चे की तरह अपनी मजबूत बाजुओं में उठाया, और अमल ने देखा कि उनके इर्द गिर्द सारे जंगल में फिर से दिन का सा समा है। सब कुछ रोशन और नॉर्मल है। रोश की इमारत के अंदर कदम रखते ही महलनुमा गार का सुनहरीपन भी लौट आया। वो अंधेरा और खौफनाक आवाजें गायब थीं। वो उसे उसके कमरे में मौजूद सोफे पे बिठाते हुए खुद उसके सामने बैठ गया। तुम कमरे से बाहर निकलना चाहती थी क्या? मुझे बताती तो इस सब का सामना ना करना पड़ता। मैं यहाँ से भाग नहीं रही थी, अमल ने मासूमियत से कहा। जानता हूँ तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकती, इतना तो तुम भी जानती होगी। बस यहाँ की दुनिया ही कुछ ऐसी है। मेरी गैर हाजिरी में सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा कि चलने का मैंने एक रवाज कायम कर रखा है। लेकिन अगर तुम मुझसे कहती तो मैं यहाँ के निज़ाम में तुम्हारे लिए वक्ती लचक पैदा कर देता। तुम थे ही नहीं। हाँ, मैं हकीकी तौर पे यहाँ कहीं नहीं था। अब जबकि तुम सेहतमंद हो तो जिंदगी की दिलचस्पियाँ भी तुम्हारी ज़ात का फिर से हिस्सा बनने लगी हैं। मसलन तुमने दिन रात की बेजारी से तंग आकर कमरे से निकलना चाहा। अंधेरे, गैबी आवाज़ों और भयानक जंगल को देखकर तुम पे खौफ तारी हुआ, और अब मेरे सामने इन सब बातों की वजाहतें भी देने लगी हो। तुम जब से यहाँ आई हो पहली बार किसी चीज़ के लिए बेचैन हुई हो, पहली बार डरी हो। ये सब जिंदगी के आसार हैं, तुम्हारे नॉर्मल होने का सबूत है। रोश शायद सच बोल रहा था। नहीं, मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम आज ही ये जिंदगी ख़त्म कर दो, अमल बोली। मायूसी भी जिंदा लोगों ही की निशानी है, वरना मैंने तुम्हें यहाँ आने के बाद मायूसी से भी लापरवाह देखा है। तुम्हें तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि क्या होने वाला है, और अब तुम कुछ दिनों से मौत का मुतालबा करने लगी हो। किससे भाग रही हो? जिंदगी की दिलचस्पियों से, जीने की उम्मीद से, नॉर्मल हो जाने के डर से, खुद से? अमल ने धीमे से जवाब दिया। खुद से बेनियाजी जब तक रास ना आई, दुनिया भी मेरे पास ना आई। जैसे जैसे मैं इस आर्जी दुनिया से बेनियाज होती गई और मेरा दिल दुनिया की हर शय से कटता गया, तो मैं खुद से मुतमईन रहने लगी थी। पर अब लगता है मैं फिर से नॉर्मल हो गई तो मेरा दिल फिर से यहाँ लगने लगेगा। ख्वाहिश करेगा, फिर ख्वाब देखेगा, एतबार करेगा और फिर टूटेगा। मैं इस सब से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। अमल ने सच्चाई के साथ अपनी कमजोरियों का इतराफ किया। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। तुमसे जुड़े हर दिन, हर दर्द, हर ख्वाब, हर ख्वाहिश, हर शय को देख लिया है। वो जो इतनी तवील नींदें थी मेरी, मैं तुम्हारे बारे में सब खोजते खोजते दूर निकल जाता था। तुम्हारे बचपन तक,
तुम से जुड़े हर दर्द, हर तकलीफ से वाकिफ हो चुका हूँ। हम दोनों की दुनिया के तूलो अर्ज के फर्क की वजह से तुम्हारे दिनों की तवालत मेरे लिए सेकंड्स का सफर है। तो अब तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ना, अमल ने कहा तो रोश उठकर चलता हुआ उसके पीछे गया। अमल को लगा कि ये उसके आखिरी लम्हे हैं। वो आज ही उसके जिस्म का सारा खून एक साथ पी जाएगा कि वो फिर से उसके सामने आ गया और बोला, तुम अपने दिमाग में एक नई दुनिया बना लो, खुशियों और रंगों से भरी, जैसा कभी तुम तसव्वुर करती थी कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, जैसा तुम उसको देखना चाहती हो, जो तुम सोचती हो। फिर मैं उस दुनिया की सैर किया करूंगा, कोशिश करती हूँ, वो बोली और वो फिर से कहीं गायब हो गया। अमल बेड पे लेटी सुनहरी छत को तकते, कभी खूबसूरत हौज में तैरते, कभी शीशे से बाहर रंगीन जंगल को देखती और कभी खाने की मेज पर बैठी हर वक्त सोचती रहती। उसका दिमाग न जाने कौन कौन सी कहानियां बुनता और रोश महज खून के चंद कतरों से उसकी बनाई दुनिया की सैर करता। लेकिन ये दौरानिया बहुत मुख्तसर होता। वो जल्द ही आंखें खोल लेता तो अमल की आंखों में मायूसी उतर आती। वो चला जाता। पहले तो वो कितने कितने घंटों के सफर पे होता था, लेकिन अब महज चंद सेकंड्स। उसकी तस्वुराती कहानियां जो वो कितने कितने दिन लगा के तख्लीक करती थी, वो चंद सेकंड्स में ही देकर लौट आता था। ऐसा कब तक चलेगा, वो खुद से सवाल करती। एक रोज रोश ने उससे पूछा, तुमने फिर कभी बाहर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो उस दिन हुआ था। रोश ने जैसे उसे गारंटी दी। दिल नहीं चाहता रोश। ऐसा कहते हुए रोश ने अमल की आंखों की गहरी उदासी भांप ली। उसने हाथ हवा में उठाया। जब नीचे किया तो उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसने अमल के हवाले किए और कहा, तुम आजाद हो, मेरी इस महदूद दुनिया में रहने की पाबंद नहीं हो। वो पढ़ती गई। ये शेफील्ड फिल्म अकेडमी यूके में उसके एडमिशन के कागजात थे। वो कुछ बोल न सकी तो रोश बोला, वहीं तुम्हारी रिहाइश का भी बंदोबस्त हो चुका है। तुम हमेशा से फिल्म मेकिंग पढ़ना और उसमें अपना कैरियर बनाना चाहती थी ना, जिसके लिए तुमने किसी के वादों पर एतबार करके उससे शादी भी कर ली, अपने हर सरपरस्त की मिन्नतें भी की, मगर किसी ने किसी भी किस्म का ताउन नहीं किया और यूं तुमने अपने अकलौते ख्वाब को भी दिल की गहराइयों में दफन कर दिया। मैं ये सब पहले ही जान चुका था, लेकिन अब तुम्हारी तस्वुराती दुनिया को देखने के बाद हर बार मैंने ये भी देखा कि तुम उस दुनिया को किसी फिल्म की तरह तख्लीक करती हो, और यूं मुझे एहसास हुआ कि ये ख्वाब अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, बस तुम उसका इजहार नहीं करती, उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, मगर अपनी तस्वुराती कहानियों को किसी डायरेक्टर की तरह ही बनाती हो, कैमरे की आंख से, बड़ी स्क्रीन के पर्दे पर चलाते हुए। मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ और पूरी दुनिया को अच्छी और मस्बत तफरीह मुहैया करो, बेहतरीन फिल्में बनाकर। रोश बोला, यानी तमाशे बनाकर? अमल ने पूछा, और रोश ने पहली बार अमल को मुस्कुराते देखा। अमल को अपनी मुस्कुराहट का बिल्कुल अंदाजा न हुआ। वो कभी अपने हाथ में थामे कागज को देखती तो कभी रोश को, मगर रोश सिर्फ उसकी मुस्कुराहट को देख रहा था। तुम्हारे जंगल के खूंखार जानवर उस दिन इसलिए मेरे पास नहीं आए थे कि वो तुम्हारी सल्तनत थी, और बकौल तुम्हारे होते हुए कोई मेरे पास भटक भी नहीं सकता था। और अब जबकि मैं इंसानी दुनिया में वापस आ चुकी हूँ, तो जिस गैर इंसानी मखलूक में मेरे खून के नमूने बांटे गए थे, वो तो अब भी मेरे ताक़ुब में हो सकती हैं और मुझे अकेला देखकर बासानी अपना शिकार भी बना सकती होंगी। अमल ने हॉस्टल के उस कमरे पे नजर डाली तो उसे रोश की सल्तनत में अपना बाहिफाजत रहना याद आ गया, और अब वो किसी कदर खौफजदा भी हो रही थी। ये तुम्हारी गर्दन पे जो हल्का सा गैर वाज़ेह निशान है ना, हमेशा चमकता रहेगा, लेकिन सिर्फ गैर इंसानी मखलूक की नज़र में। कोई इंसान इसे नहीं देख सकता। इस निशान से निकलती हरे रंग की रोशनी इस बात का सबूत होगी कि तुम रोश की सल्तनत से जिंदा लौटी, वो वाहिद इंसान हो जिसे रोश के जंगल के नायाब फूल केवरी की शिफा और रोश का साथ दोनों हासिल है। तुम्हारी गर्दन का निशान तुम्हें शिकार की नीयत से देखने वाली हर मखलूक की नज़र में केवरी बनकर चमकेगा, और तब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगा। बस शिकारी इंसानों से बच के रहना। ये कहकर रोश मुस्कुराया तो अमल का खौफ भी ज़ायल हो गया। वो फिर से मुस्कुराने लगी, मगर मेरा विजिट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में कैसे कन्वर्ट हुआ? और रोश ने अमल का सवाल पूरा होने से पहले ही उसकी बात काट कर कहा, तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहो। रोश उसे उसके हॉस्टल रूम में छोड़कर चला गया था। वो अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में इतना मसरूफ होने के बाद भी मुस्कुराना न भूली थी। उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। उसके क्लास फेलोज उसके हर वक्त मुस्कुराने पर उसे हमेशा छेड़ते थे। आर यू इन लव? एक लड़की ने पूछा। यस, शी इज इन लव विथ मी, उसके ग्रुप के दूसरे लड़के ने जवाब दिया। आई हैव टू गो, उसने हंसते हुए अपने दोस्तों को कहा। तो एक लड़की ने पूछा, ऑन डेट? आई एम रेडी, तो दूसरे लड़के ने मजाक जारी रखा। सम अदर टाइम, सी यू गाइस। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई यूनिवर्सिटी स्टूडियो से बाहर निकल आई, जहां आज उसके आसपास लाल ईंटों की इमारतें, पैरों के नीचे पत्थरों से बनी जमीन और इर्द गिर्द पैदल चलते चंद लोग थे। वो बहुत मुतमईन और हल्का महसूस कर रही थी,
बादलों में घिरा हुआ खूबसूरत मौसम किसी भी पल बरसने वाला था। वो मुस्कुराती हुई घूमी और फिर एकदम थम कर अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगी। ये बुलंद लाल इमारत, ये स्क्वायर, ये पुरसकून माहौल, ये तमानियत की उड़ान भरती उसकी आज़ादी का एहसास, ये सब वो पहले भी देख चुकी थी, लेकिन वो तो यहाँ पहली बार आई थी। उसने आंखें बंद की और 15 साल पहले देखा एक ख्वाब उसकी आंखों में घूम गया। वो इसी काले लिबास में, इसी लाल इमारत के सामने, इसी माहौल, इसी स्क्वायर पे तमानियत भरे एहसास से खुशी में झूम रही थी। वो बेइंतहा खुश और अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन थी। उसकी आंख खुली तो उसे समझ नहीं आई कि वो कौन सा मुल्क था। जो भी था वो पाकिस्तान नहीं था। और फिर सोचा, ख्वाब में ही सही, मैं कितनी खुश और मुतमईन थी अकेली होने के बावजूद। या अल्लाह, तेरा शुक्र कि तूने इतना खूबसूरत ख्वाब दिखाया मुझे। वो उस वक्त अपने ख्वाब डायरी में लिखा करती थी, मगर ये मुख्तसर सा ख्वाब उसके दिल पे लिखा गया था, जिसमें उसने खुद को किसी अनजान जगह पर खुशी और तमानियत से झूमते देखा था। अमल ने आंखें खोल दी। बहुत साल पहले देखा वो छोटा सा ख्वाब इतने सालों बाद आज पूरा हो चुका था। ओह, वो जगह शेफील्ड स्क्वायर थी। 15 साल पहले उस खूबसूरत ख्वाब को हकीकत तक पहुंचने के बीच वो अनगिनत तकलीफों, अजियतों और बेरहम लम्हों से गुजरी थी, जो उस वक्त तक वो अपने साथ ऐसा होने का सोच भी न सकती थी। और आज जब वो इस सब से गुजर कर यहाँ तक पहुंची थी तो वो अपनी इस खुशी और तमानियत का मतलब समझी थी। उसने फिर से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे अपनी तकलीफ के दिनों में की गई अपनी इल्तिजा याद आई, जब वो रोते हुए अल्लाह से कहती थी कि या अल्लाह, काश ये सब एक ड्रामा ख्वाब हो और मेरी आंख खुल जाए। लेकिन वो जानती थी कि जिस बेरहम जिंदगी के दिन वो काट रही है वो कोई ड्रोना ख्वाब नहीं, एक भयानक हकीकत है और उसकी आंख कभी नहीं खुलेगी। वो मजीद रोने लगती और आज वो कह रही थी, या अल्लाह, अगर ये कोई खूबसूरत ख्वाब है तो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन वो आज भी जानती थी कि ये कोई सुहाना ख्वाब नहीं, एक खूबसूरत हकीकत है, एक ख्वाबनाक हकीकत। उसने कलमा शुक्र पढ़कर सामने देखा। वो एक तरफ न जाने कब से खड़ा उसे खुशी से झूमते देख रहा था। अमल उसकी जानिब लपकी और उसे गले से लगा के भींच लिया। क्या सोच रही थी? रोश ने पूछा। उसने गर्दन से बाल पीछे किए और बोली, खुद जान लो, ये सब लोग कुछ और समझेंगे। वो मुस्कुराया। तो समझने दो ना, उन्हें अगर मालूम नहीं कि तुम एक फिल्म देख रहे हो तो फिर उन्हें अपनी लाइव फिल्म समझकर एंजॉय करने दो। हम उनकी नज़रों के धोखे पर इख्तिलाफ क्यों करें? अमल अपने और रोश के नायाब से रूहानी ताल्लुक पे इतनी मुतमईन थी कि उसे किसी की उल्टी सीधी सोच की भी परवाह नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है कि अब तुम दुनिया के रवैयों से मुतासिर नहीं होती। रोश बोला तो अमल ने उसे हैरत से देखा। अल्लाह, आर यू कन्वर्टेड? यू नेवर नो, रोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तभी हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। आज वो जानबूझकर छतरी लेकर नहीं निकली थी। बहुत अरसे बाद बारिश में भीगने की ख्वाहिश जागी थी। पता है, मैंने ये जगह ख्वाब में देखी थी तकरीबन 15-16 साल पहले। तुम तो यहाँ कई बार आए होगे ना? हाँ, हजारों बार। जब यहाँ कुछ नहीं होता था तब से आ रहा हूँ, रोश ने जवाब दिया। उफ, कितने पुराने हो तुम। वैसे 8 सदियों में तुमने शादियाँ तो बहुत की होंगी। हाँ, सैकड़ों, रोश ने जवाब दिया। तो अमल हैरत से हंसी और फिर पूछा, और मोहब्बतें? हजारों, रोश ने जवाब दिया। और साथ ही अपने जवाब पर हंसती हुई अमल से पूछा, और तुमने? तुम नहीं जानते? अमल ने उल्टा सवाल किया। हाँ बिल्कुल, तुमने भी बहुत मोहब्बतें की हैं। रोश ने खुद को याद दहानी करवाई। हाँ, मुझे तो हर बार मोहब्बत हो जाती थी। रोश ने पूछा, और अब? तो अमल फौरन बोली, ना भाई, बहुत बेकार चीज़ है मोहब्बत। वैसे भी जिंदगी में करने के लिए अब और बहुत कुछ है। मोहब्बत से तो मेरी तौबा हो चुकी है। मेरी भी, रोश ने भी कहा। तो वो हंसते हुए मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे। और अभी तो बारिश ठीक से बरसी भी नहीं थी, बस हल्की हल्की हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें ओस की तरह उन पर पड़ रही थी और वो दोनों एक साथ चलते जा रहे थे।